अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खबर। नाज़रीन, मुल्क भर में यौम आशूर अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। यौम आशूर बेशुमार फ़ज़ाइल और तारीख़ी वाक़यात की वजह से ख़ास अहमियत का हामिल है। इस दिन नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक़ और बातिल की लड़ाई में जानों का नजराना देकर हक़ को हकीकी फ़तह से सरफराज किया। नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके जानिसारों की अजीम कुर्बानी की याद में आज मुल्क भर में आशूरा मुहर्रम के जुलूस निकाले जा रहे हैं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की करबला में यजीदी फ़ौज के हाथों शहादत के दिन पर मुल्क के मुख्तलिफ़ शहरों में मजालिस अज़ा हो रही हैं और जुलूस बरामद किए जा रहे हैं। कराची में 10 मुहर्रमुल हराम का मरकज़ी जुलूस नश्तर पार्क से बरामद होगा, जो एम जिना रोड तिब्बत सेंटर से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया खारादर पर इख्तिताम पजीर होगा। इस मौके पर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल फ़ोन सर्विस भी मुतासिर है, जबकि शहर में आज भी मोटरसाइकिल की डबल सवारी, असलहे की नुमाइश, हेली कैम और ड्रोन उड़ाने पर भी पाबंदी आयद की गई है। दूसरी जानिब लाहौर में यौम आशूर का मरकज़ी जुलूस निसार हवेली अंदरून मोची गेट से बरामद हो गया। जुलूस आज शाम करबला गामेशा पहुँच कर इख्तिताम पजीर होगा। पंजाब भर में आज सिर्फ जुलूस और मजालिस वाले इलाकों में मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल रहेगी और इसके अलावा पेशावर की मुख्तलिफ इमाम बारगाहों से भी यौम आशूर के 12 जुलूस बरामद होंगे। इस्लामाबाद में यौम आशूर का मरकज़ी जुलूस सुबह 11 बजे इमाम बारगाह कर्नल मकबूल से बरामद होगा, जो मुकर्रर रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह कदीमी पर ख़त्म होगा। इसके अलावा कोयटा में 10 मुहर्रमुल हराम का मरकज़ी जुलूस अलमदार रोड से बरामद होगा और यौम आशूर के मौके पर शहर में मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल है। इस हवाले से आगे चलकर मज़ीद भी बात करेंगे। अभी शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज़। एसी के ज़्यादा इस्तेमाल से सेहत को होने वाले तिब्बी मसाइल। गली मोहल्ले में आवारा घूमने वाले बच्चों को मुफ्त स्किल्स सिखाने वाला नौजवान। डिप्रेशन खामोश कातिल, हर दूसरा शख्स इस बीमारी का शिकार। वाक़या करबला का बुनियादी दर्स, सानिया करबला कब, कैसे और क्यों कर पेश आया। प्रोग्राम के शुरू में हम बात करेंगे आपकी हेल्थ के हवाले से। तो नाज़रीन, जब गर्मी का जोर हो तो इंसान का बस नहीं चलता कि कैसे उसका हल निकाला जाए। वक्त के साथ साथ हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी ने तरक्की तो की, पंखों और रूम कूलर के बाद एयर कंडीशनर ने लोगों की ज़िंदगियों में आसानी भी पैदा की है और हमारी ज़िंदगियों में आम भी हो चुका है। अब घर छोटे हों या बड़े हों, आपको हर घर में कम से कम एक एसी तो लाजमी लगा दिखाई देगा। अब तो हाल ये हो चुका है कि दफ्तर हो, घर हो, गाड़ी हो या फिर कोई भी शॉपिंग सेंटर हो, हर जगह एयर कंडीशनर की सहूलत मौजूद है। जब हर जगह ही एयर कंडीशनर मौजूद होगा तो फिर आपको उसकी आदत भी ज़रूर पड़ जाती है और हमारे जिस्म एयर कंडीशनर के इतने आदी हो चुके हैं कि अब ज़रा सी गर्मी भी हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती है। गर्मियों में एयर कंडीशनर की ज़रूरत से किसी तौर पर भी इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन जैसे हर चीज़ मॉडरेशन में हमें इस्तेमाल करनी चाहिए, इसी तरह एसी के इस्तेमाल में भी हमें मॉडरेशन का ख्याल रखना चाहिए। एसी का जो ज़्यादा इस्तेमाल है वो हमारे जिस्म पर क्या असरात मुरतब करता है, आज हम अपने प्रोग्राम में इस हवाले से बात करेंगे। हमें ज्वाइन के इंटरनल मेडिसिन एक्सपर्ट डॉक्टर दानियाल अहमद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इंसानी जिस्म की ये खासियत तो ज़रूर है कि हम हर माहौल के मुताबिक या हर मौसम के हिसाब से हमारी जो बॉडी है वो एडजस्ट कर जाती है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि गर्मी हो या सर्दी हो, उस तरह से हमें वो बर्दाश्त नहीं है जैसे पहले के ज़माने में लोगों में थी। पहले ना एयर कंडीशनर थे, ना कोई हीटिंग सोल्यूशन उस तरह से मौजूद होते थे सर्दियों में भी, लेकिन अब ये तस्वुर नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है कि हमने अपनी बॉडी को एक्लेमेटाइज कर लिया है करंट एनवायरनमेंट के हिसाब से। अब एसी एक बेसिक ज़रूरत बन चुकी है आजकल के दौर में, और जितना टेम्परेचर ज़्यादा है इसकी जो नीड है उसको हम नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन एसी जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसकी मेंटेनेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। हमें लगता है कि हम एसी चला रहे हैं, बस ठीक है जी, स्विच ऑन किया, एसी चल गया, बट दैट्स नॉट इट। क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एसी के इस्तेमाल में उसके फिल्टर्स होते हैं। ठीक है, आपने वक्फे से अपने जो फिल्टर्स होते हैं उन्हें साफ़ करवाना बहुत ज़रूरी होता है, उनकी मेंटेनेंस करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक मखसूस जरासीम होता है, हम उसे बोलते हैं लीजनेला न्यूमोफाइल। ठीक है, ये वो जरासीम होता है जो आपके फेफड़ों पे असर करता है। ठीक है, आप जब एक कमरे में रहते हो जो बंद है, जहाँ पे एसी चली जा रहा है और आपने उसके फिल्टर्स भी साफ नहीं किए, तो वहाँ पे ये जरासीम आपको बहुत इजीली इन्फेक्ट कर सकता है और इसकी वजह से आपको फेफड़ों का मसला हो सकता है, जिसकी वजह से सांस लेने में दुश्वारी हो सकती है, आपको बुखार हो सकता है।
और भी काफ़ी सिम्टम्स आ सकते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम कि हम अपने जो एसीज इस्तेमाल करते हैं उन्हें प्रॉपरली मेंटेन नहीं करते। एक और जो प्रॉब्लम होती है वो ये है कि हम एसी वाले कमरे में होते हैं, अचानक से बाहर निकलते हैं, फिर अंदर आ रहे होते हैं, तो उसकी वजह से भी हमारी बॉडी की जो थर्मो रेगुलेशन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती, उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो उसकी वजह से भी अक्सर लोग बीमार फील करते हैं, निठाल फील करते हैं, कुछ लोगों को नौजिया होने लग जाता है, जो बहुत कॉमनली नजर आता है हमें। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो एसी के इस्तेमाल से हमें नजर आते हैं, लेकिन अगर हम अपने एसीज को प्रॉपर्ली मेंटेन करें, एक प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करें, तो कोई ऐसा लास्टिंग इम्पैक्ट नहीं है। ठीक है, अच्छा, लेकिन हमारी हेल्थ के लिए, हमारी बॉडी के लिए जो एक टेम्परेचर, सर्टेन टेम्परेचर हम उससे हासिल करना चाह रहे हैं, वो फिर टेम्परेचर होना क्या चाहिए जिससे बहुत से ऐसे लोग हैं जो सुबह के वक्त जब उठते हैं तो फिर उनके जिस्म में एक फटीग सी उन्हें महसूस हो रही होती है एसी के तेज होने की वजह से? डेफिनेटली ये एक फैक्टर है। देखें, हमारी जो माहौल है उसके हिसाब से हमारी बॉडी अपने आप को एक्लेमेटाइज करती है, ये कुदरती सलाहियत है, ये हर जिस्म के अंदर मौजूद है जी। लेकिन अगर आप एसी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हो तो फिर उसके बाद अपनी नॉर्मल रूटीन में जब आते हो तो आपकी बॉडी वो इम्पैक्ट फील करती है। एकदम से आप ठंडे माहौल से 26 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 में आ रहे हो तो आपकी बॉडी जब उस स्विच ओवर कर रही होगी तो वो प्रॉब्लम फील करेगी, आपको अपने जॉइंट्स में पेन फील अचानक से हो रहा है। एग्जैक्टली, आपको जॉइंट फील होगी, लेथार्जी फील होगी, थकावट फील होगी, क्योंकि आपकी बॉडी इतनी जल्दी स्विच ओवर नहीं करती। ठीक है, तो ये है कि जब आपने एसी इस्तेमाल करना होता है, 26 डिग्री एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, वैसे कहते हैं बिजली भी कम इस्तेमाल होती है इस पर, सो वैसे भी अच्छा है, आपके बजट के लिए भी अच्छा है। लेकिन 26 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम आमतौर पे अपना टेम्परेचर सेट करें, उससे ज़्यादा 16 पे 17 पे ना रखें, तो हमारी बॉडी को एक अच्छा मोमेंटम मिल जाता है स्विच ओवर के लिए। ठीक है, अच्छा, एक और चीज़ है, जैसे अभी हम जाग रहे हैं तो हमारा जो एक बॉडी का टेम्परेचर है वो डिफरेंट है। जब हम सो जाते हैं तो मेरा ख्याल है बॉडी का टेम्परेचर डिफरेंट हो जाता है, तो फिर हमें उसी कमरे में फिर सर्दी भी लगने शुरू हो जाती है, तो लोग एसी बंद नहीं करते हैं, रजाई ले लेते कंबल लेने को, तो ये भी कोई लॉजिक समझ नहीं आती है। तो वो एक जो आपका स्लीपिंग टेम्परेचर है वो फिर क्या 26 ही होना चाहिए? देखिए, हमारी बॉडी जो है नींद के वक्त अपना टेम्परेचर थोड़ा सा कम कर लेती है। जब हम सोते हैं तो हमारी ब्रीदिंग भी थोड़ी सी हल्की हो जाती है, हमारा बॉडी टेम्परेचर भी थोड़ा सा लोअर हो जाता है। वैसे भी कहा जाता है कि जब टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता है तो हमें नींद अच्छी आती है। तो वो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अब आधी रात को कौन उठ के अपने एसी को बंद करे या चेंज करे, वो एक अजीब सी हैसल बनती है। बट ये है कि आप अगर एक ऐसा टेम्परेचर रखें जो बहुत ज़्यादा 16-17 के करीब नहीं है, 26 के करीब है, तो इट्स गुड इनफ, नो प्रॉब्लम। लेकिन गर्मियों में स्वेटिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये भी कहा जाता है कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी उस अमल से भी हम बहुत ज़्यादा परहेज़ कर रहे हैं कि अगर हम घर से निकले हैं तो गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी में भी एसी मौजूद है, किसी जगह जा रहे हैं, शॉपिंग मॉल जा रहे हैं, अपने किसी ऑफिस में जा रहे हैं, वहाँ भी एसी मौजूद है, तो वो जो स्वेटिंग का एक दौरानिया होना चाहिए वो अब मिसिंग है। देखिए, स्वेटिंग ज़रूरी नहीं है, ऐसा नहीं है कि अगर हम स्वेट नहीं करेंगे हम जिंदा नहीं रह सकते। ठीक है, स्वेटिंग जो है वो एक बेसिकली थर्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है। हमारी बॉडी ने अपने टेम्परेचर को कम करना होता है, वो पसीना जनरेट करती है, वो पसीना अवेपोरेट होता है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम होता है, ये एक मैकेनिज्म है। ठीक, तो ज़रूरी नहीं है कि हमें पसीना नहीं आ रहा तो हमें कोई बीमारी हो जाएगी, बट ये है कि नॉर्मली अगर आपको गर्मी लग रही है आपको पसीना आएगा, और अगर आप एसी के आदी हो आपको पसीना ज़्यादा आएगा। ठीक है, मतलब वो अपने बॉडी को अपने उस हिसाब से एक्लेमेटाइज कर लिया हुआ है, ठीक हो गया। और जो लोग जिन लोगों को ये लगता है कि मतलब जो स्वेटिंग है फैट इज क्राइंग, इस तरह की हमने बड़ी कोट्स देखते हैं, ये मिथ है, ये फैक्ट है, ये क्या है? सब स्कैम है, कुछ भी ऐसा नहीं है। अक्सर लोग इस चीज को बड़ा प्रमोट करते हैं आजकल, वो सोना कल्चर भी है जी, वो जाके पसीने निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं होता। देखें, जिस तरह मैं बार बार बात कर रहा हूँ, थर्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म, आप गर्मी में हो, आपकी बॉडी ने अपने आप को ठंडा करना है, वो पसीने का इस्तेमाल करेगा। पसीना जब आपको आता है आप नमकियात लूज कर रहे होते हो, ठीक है, दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग। कोई चर्बी नहीं पिघल रही आपकी, कोई गर्मी नहीं निकल रही कहीं से आपकी, सिर्फ और सिर्फ आपका पसीना निकल रहा है ताकि आपकी बॉडी का टेम्परेचर नीचे आ सके। ठीक है, और ये जो जितना भी एक फेक स्कैम फैलाया हुआ उन्होंने, चर्बी पिघल रही है, बिल्कुल स्कैम है, इसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, अच्छा, एक और चीज है, वो भी अब मिथ है या फैक्ट है, वो भी आप क्लियर करें कि ये ठंडा गर्म वाला क्या सीन है? लोग कहते हैं कि जी बॉडी आपकी, आप खेल कर आए हैं, अगर जैसे कोई वर्जिश करके आए तो आपको फौरन से शावर नहीं लेना चाहिए, इस तरह का, या फौरन से आपको एसी में नहीं बैठना चाहिए, आपका जिस्म अकड़ जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम हो जाएगी,
वेल यही बात मैंने थोड़ी देर पहले की है कि हमारी बॉडी एक टेम्परेचर से दूसरे में स्विच होने में टाइम लेती है। ठीक है। अभी आप बिल्कुल गर्म होके आए हो, ठीक है, बेहतर यही होता है कि आप थोड़ा सा टाइम दें, अपने पसीने को खुश्क होने दें। उसके बाद जब आप चाहे ठंडे पानी से नहा लें, जिस भी पानी से आप नहा रहे हैं, तो आपकी बॉडी को नए टेम्परेचर में एडजस्ट होने में आसानी हो जाएगी। वो एक स्मूथ ट्रांजिशन होगी, बजाय इसके कि अभी बिल्कुल गर्म इन्वायरमेंट और बिल्कुल ठंडा हो गया, तो उसकी वजह से आपको अक्सर सरदर्द भी हो सकता है, थोड़ा कड़ाव भी फील हो सकता है। दैट्स क्वाइट कॉमन। और यही प्रॉब्लम हम लोग देख रहे हैं गाड़ियों में भी, कि गाड़ी में हम एसी में बैठे हैं और फौरन से गाड़ी कहीं रुकी है, तो जब आप बाहर उतरे हैं तो 42, 43 और गाड़ी में आपका टेम्परेचर 20 या 22 था। यस, ये वाकई में होता है कि ये जो एसी वाली गाड़ी हैं, इनसे जब आप निकलते हो और इस धूप में आते हो, मतलब आजकल लाहौर का टेम्परेचर आई थिंक 40 तक तो है। जी जी बिल्कुल, मोर कॉमनली दिन के वक्त, तो उससे आपको वो धूप के और गर्मी के असरात ज़्यादा फील होते हैं। ठीक है, आजकल हम हॉस्पिटल में अक्सर देखते हैं कि हीट स्ट्रोक के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। यही होता है कि एसी के आदी हैं, एसी से जैसे ही बाहर निकले हैं, बाहर सख्त किस्म की तपती धूप पड़ी है सर पे, चक्कर आने लग गए, पसीना आने लग गया, और अक्सर लोग बेहोश होकर नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि हीट स्ट्रोक के इफेक्ट्स इतने ज्यादा स्ट्रांगली फील कर रहे होते हैं। बिल्कुल। तो अगर हीट स्ट्रोक की अगर अलामात क्या हो सकती हैं, या हीट स्ट्रोक से अगर किसी ने बचना है तो फिर वो क्या करे, या किसी को फील हो रहा है तो फौरन क्या करना चाहिए? वेल फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि आप जब धूप में निकलते हो, अगर आपको लाइट हेडेडनेस फील हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, आप निढाल हो रहे हो, तो बेसिकली दीज आर कॉमन सिम्टम्स जो हीट स्ट्रोक में आप फील करते हो। हेडेक होने लग जाता है, डिजीनेस होती है। इसके अलावा यह है कि अगर आपको ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, जल्दी से कोई शेड ढूंढें, वहां पे जाके बैठें, जब धूप में जाते हैं कोई टोपी पहने, ठीक है, जो कैप होती है ताकि आपका फेस कवर रहे। ठीक है। इससे एडेड बेनिफिट ये होगा कि आपके चेहरे पे असरात भी कम आएंगे। जो सन टैनिंग बहुत कॉमन प्रॉब्लम होता है गर्मियों में, रंग खराब हो रहा होता है, आप उससे भी बचे रहोगे। इसके अलावा बाहर जाएं तो सनस्क्रीन जरूर इस्तेमाल करें, SPF 60+ होनी चाहिए वो। इसके अलावा गर्मियों के अंदर पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, जितना आप पी सकते हैं। सिंपल पानी इतना इफेक्टिव नहीं होता, बीच में थोड़ा सा नींबू डाल लें या ORS डाल लें, ठीक है। उससे आपकी बॉडी की जो नमकियात ज़ाया हो रही हैं, जैसे कि पसीने की बात हम कर रहे थे, उसमें जो कुछ ज़ाया हो रहा है वो रिप्लेनिश होता रहेगा, क्योंकि पसीना सिर्फ पानी नहीं निकल रहा होता, उसमें भी नमकियात होती हैं, सोडियम जा रहा होता है, क्लोराइड जा रहा होता है, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स आपके लूज हो रहे होते हैं। तो अगर आप ORS इस्तेमाल करते हो तो आप उन आयंस को रिप्लेनिश कर रहे होते हो, आपको हीट के जितने असरात हैं वो फील नहीं होते। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं या शुगर के जो मरीज़ हैं, उनको तो फिर ORS की तरफ नहीं जाना चाहिए, वो लेमन का इस्तेमाल करें, क्योंकि ORS में भी कहीं ना कहीं नमकियात हैं या शुगर का भी कुछ ना कुछ फ्लेवर्स ऐड किए होते हैं। बिल्कुल, लेकिन देखें हमारी इवन जो शुगर के मरीज़ हैं, शुगर के मरीज़ कोई ऐसी शुगर की बीमारी ऐसी नहीं है कि बस कोई बहुत बड़ा मसला हो गया, इंसान रह नहीं सकता दवाइयों के बगैर। शुगर के जो मरीज होते हैं उनका लबलबा अब यानी पैंक्रियास ऑटोमेटिकली आपके शुगर लेवल को रेगुलेट नहीं करता, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो थोड़ी अमाउंट में ग्लूकोज को टॉलरेट भी नहीं कर सकते। ठीक है। अगर वो ORS का इस्तेमाल करते हैं उससे उनकी सेहत पे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। 1 लीटर की बोतल लें, उसमें 1 ORS का साशे डाल लें, वो दिन भर इस्तेमाल करते रहें, उनके लिए भी अच्छा है। इवन जो ब्लड प्रेशर के जैसे पेशेंट्स आपने कहा है, तो उनमें भी इसका कोई नुकसान नहीं है, सिंपल ORS इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया। और गर्मियों में ये रूटीन को हम फॉलो कर सकते हैं कि हम डेली 1 लीटर पानी में ORS डालकर हम पी सकते हैं, उसका कोई नुकसान नहीं है किसी भी किस्म का, क्योंकि ये भी कुछ मैंने सोशल मीडिया पे देखे, इसलिए मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। उसमें एक वीडियो में मैंने देखा था कि अगर आप डेली ORS पीते हैं तो आपकी किडनी में स्टोन हो जाएंगे। ये बहुत ही देखें, आई बिलीव कि सोशल मीडिया पे जब से ये नाम नहाद डॉक्टर्स और इन्फ्लुएंसर्स आ गए ना, इन्होंने बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना शुरू कर दी है। कोई वेरीफाइड सोर्स नहीं है, कोई इन्हें रोकने वाला नहीं है। अब देखिए ORS जो है गर्मियों के लिए एक समझ लें तोहफा है। एक आम से आम बंदा भी ORS का साशे ले सकता है, ठीक है, सस्ती सी चीज़ है। पानी में डाल के वो पीना शुरू कर दे, उसको गर्मी के असरात फील नहीं होंगे, वो ये जो हीट स्ट्रोक है उसके असरात से बचा रहेगा, जो पसीने में सब कुछ लॉस हो रहा है वो रिप्लेनिश होता रहेगा, कोई नुकसान नहीं है। ठीक है। आपकी जो किडनी है, किडनी में जो मोस्ट कॉमन स्टोन बनते हैं वो कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन होते हैं, ठीक है। तो यस, अगर आप मिनरल्स की एक्सेस लेते हो तो उससे वो प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। लेकिन ORS अगर आप 1 लीटर की बोतल में 1 साशे डाल के पी रहे हो, इवन चलो पूरी गर्मी आपने पी लिया, तो फिर भी आपको किडनी स्टोन नहीं होगा। ठीक हो गया। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इंटरनल मेडिसिन एक्सपर्ट डॉक्टर दानियाल हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, तालीम एक ऐसी नेमत है जिससे इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर इंसानों ने अपनी तकदीर बदली है। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में बुनियादी सहूलत भी तमाम बच्चों को मैसर नहीं है। पाकिस्तान में तकरीबन 3 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो इस मुल्क और कौम की तकदीर बदलने में अपना कोई किरदार अदा नहीं कर रहे, और अगर इन बच्चों को इस तालीमी सरगर्मियों में न लाया गया तो ये नस्ल दर नस्ल गुर्बत और अफलास में अपनी ज़िंदगी बसर करते रहेंगे और मुआशी, समाजी और नफ्सियाती इस्तेहसाल का भी शिकार रहेंगे। इस वक्त मुल्क में हकीकी तालीमी एमरजेंसी की अशद ज़रूरत है।
इसी के पेश नज़र इस्लामाबाद के एक नौजवान ने बहुत ही उम्दा आगाज़ किया है, जो कि जूनियर जिना ट्रस्ट के नाम से एक इदारा चला रहे हैं, जहां इन बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता किया जा रहा है, जो गली मोहल्लों में बेकार तसव्वुर किए जाते हैं या जिनके बारे में कोई भी नहीं सोचता है, इवन कि हुकूमत भी इनके बारे में नहीं सोच रही है। 2014 में जब इस इदारे की बुनियाद रखी गई तब 50 से भी कम बच्चों को स्किल्स सिखाने का आगाज़ किया गया, लेकिन अब इस्लामाबाद और रावलपिंडी के इर्द गिर्द के इलाकों में 20 से ज़ायद कैंप्स में रिवायती तालीम के साथ साथ नौजवानों को स्किल्स प्रोग्राम भी करवाए जा रहे हैं, जिससे बच्चे ना सिर्फ एक अच्छा रोज़गार हासिल कर सकेंगे बल्कि मुआशरे में भी अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। बच्चों को जदीद डिजिटल स्किल्स जैसे प्रोग्राम्स भी करवाए जाते हैं। इस ट्रस्ट को चलाने वाले नौजवान का मिशन है कि गली मोहल्ले में आवारा घूमने वाले बच्चे मुफ्त स्किल्स सीखकर पाकिस्तानी IT इंडस्ट्री में अपना किरदार अदा करेंगे और 2027 तक 10,000 बच्चों को हुनरमंद बनाकर पाकिस्तान में 1,000 मिलियन तक सरमाया लाना उनके इदारे का हदफ है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया सोशल वर्कर मोहम्मद अल ख़याम ने। ख़याम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, बड़ा ज़बरदस्त काम आप कर रहे हैं। कब और कैसे आपको ख्याल आया कि गली मोहल्लों में जो आवारा फिरने वाले बच्चे हैं उनको स्किल सिखाए जाएँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू न्यू TV एंड ऑल द टीम फॉर होस्टिंग मी। बहुत आपने ऑलरेडी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया इस जूनियर जिना ट्रस्ट के काम के हवाले से भी। देखें, हमारा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो एजुकेशन का है। जिस तरह आपने खुद ही जिक्र किया कि पाकिस्तान में तकरीबन 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे हैं जो हैं वो स्कूल नहीं जा पा रहे। अब वो बच्चे जिनका चाइल्डहुड रॉब्ड हो गया, आई वुड से कि वो उनसे छीना गया है, तो उन बच्चों को जब तक तालीम नहीं दी जाएगी पाकिस्तान एक डेवलप नेशन नहीं बन सकता। जिस तरह जूनियर जिना का ख्वाब था, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का ख्वाब था कि पाकिस्तान विल बी बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड, और पाकिस्तान को एक डेवलप कंट्री बनाने के लिए जो है वो तालीम का किरदार सबसे टॉप पे रहेगा। तो इस वजह से उसी मिशन को लेते हुए कायद आज़म के हमने जो है वो तालीम को नंबर 1 प्रायोरिटी दी, और इस तरह इन तालीम के साथ साथ इन फंक्शनल लिटरेसी जो बच्चों को हम दे रहे हैं उसके साथ साथ इन बच्चों को हमने स्किल सिखाना शुरू किया। अब स्किल का जो बेनिफिट है वो ये उन बच्चों को हम दे रहे हैं जो कि एक अंडर प्रिविलेज यूथ है। हम पाकिस्तान में थ्रू आउट दी कंट्री जो है वो हम यूथ की बात कर रहे हैं, हम यूथ बल्ज की बात करते हैं, हम उन यूथ की मोस्टली बात कर रहे होते हैं वो जो यूथ एजुकेटेड है या वो यूथ जो ग्रेजुएटेड है या जिनके पेरेंट्स लिटरेट हैं और वो बच्चों को समहाउ एजुकेट कर रहे हैं और उसके ऊपर स्पेंडिंग कर रहे हैं। लेकिन एक वो बहुत बड़ा बल्ज है यूथ जो कि अंडर प्रिविलेज है, जिनके पेरेंट्स के पास सोर्सेज नहीं है अपने बच्चों को आगे यूनिवर्सिटी एजुकेशन देने के लिए। इवन आई विल से उन पेरेंट्स के पास अपने एक्सपेंसेस नहीं है बच्चों को कॉलेज एजुकेशन देने के लिए, इवन मैट्रिक करवाने के लिए भी। तो जूनियर जिना ने अपना जो इक़दाम है उन बच्चों के लिए शुरू किया जो बच्चे अंडर मैट्रिक हैं, वो बच्चे जो शायद मैट्रिक करके घर में बैठ गए थे, उनके पास अब कोई आगे पढ़ने का मौका नहीं है। तो उन बच्चों के लिए हमने एक डिजिटल स्किल लैब बनाई है इधर बर्मा टाउन इस्लामाबाद में। तकरीबन 1 साल हो गया इस लैब को शुरू किए हुए। तकरीबन हमारे पास इस टाइम 200 से ज़ायद बच्चे जो हैं वो कोर्सेज कर चुके हैं। इसमें हम जो बच्चों को कोर्सेज करवाते हैं वो डिजिटल स्किल है, जिसके अंदर हम उनको ग्राफिक डिज़ाइनिंग के मुख्तलिफ टूल सिखा रहे हैं, उनको फ्रीलांसिंग सिखा रहे हैं और उनको जो है वो वीडियो एडिटिंग भी सिखा रहे हैं। एंड अभी हमने आके इन बच्चों के लिए UI UX की भी एडवांस कोर्सेज शुरू कर दिए हैं। इन बच्चों को हम डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर भी लेके आ रहे हैं। जो मार्केट की नीड है आज की, जो इंडस्ट्री की नीड है, हम इन बच्चों को वो स्किल सिखा रहे हैं। एंड द वेरी पॉजिटिव फैक्ट इज़ कि जब ये बच्चे आगे कहीं जॉब के लिए हम इनको इंडस्ट्री के साथ लिंक करते हैं तो लोग इनसे इनकी ग्रेजुएशन नहीं पूछ रहे होते, वो पूछ रहे होते हैं को काम क्या आता है। तो वो इनके एक्चुअल जो स्किल्स इनके पास हैं उसके ऊपर इनकी जज कर रहे होते हैं, उसकी बेस में इनको जॉब्स मिल रही होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो इसमें हम काम कर रहे हैं और हमारा जो एक गोल है इस कायद आज़म के इस मिशन को आके लेके जाने के लिए वो ये है कि हम इस्लामाबाद को एक जो है वो मॉडल सिटी बनाएंगे पाकिस्तान का। इस्लामाबाद के अंदर तकरीबन 15 से ज़ायद लैब्स जो हैं वो हम बनाएंगे 2027 तक, जिससे 10,000 जो यूथ है, जो अंडर प्रिविलेज्ड यूथ है, उनको हम जो है ये स्किल सिखाएंगे। इस तरीके से होंगे कि हम हर टाइम उसको अपग्रेड करते रहेंगे और इंशाल्लाह ताला 2027 तक जिस तरह हमने एक एस्टिमेट लगाया कि अगर पर हर बच्चा जो ग्रेजुएट होगा वो हर महीने का कम से कम अगर 10,000 रुपया भी अर्न कर रहा है तो वो तकरीबन 2027 तक जाके $1 बिलियन
रुपीज़ पाकिस्तान की इकॉनमी में जनरेट करेगा, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है अगर सिर्फ हम एक इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन के हवाले से बात की जाए। ठीक है, तो ख़याम 2014 में जब इस इदारे की बुनियाद रखी गई थी, 2014 में जब इस इदारे की बुनियाद रखी गई तब 50 से भी कम बच्चे थे जिनको ये स्किल सिखाने का आगाज़ किया गया था। अब इन बच्चों की तादाद क्या हो चुकी है पर मंथ या पर ईयर? क्या कैपेसिटी है आपके पास बच्चों को ट्रेन करने के लिए या स्किल सिखाने के लिए? जी, अभी हमारे पास तकरीबन जो है वो 2000 से ज़ायद बच्चे जो हैं वो ज़ेर तालीम हैं, जिनको हम बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी भी करवा रहे हैं, क्योंकि अभी स्टार्टिंग इशू चैलेंज ये है कि बच्चे लिटरेट ही नहीं है। सबसे पहले इनको फंक्शनल लिटरेसी देनी है। हम उसके लिए क्या कर रहे हैं कि हमने एक 2.5 साल कोर्स डिज़ाइन किया हुआ जिसको हम ALP प्रोग्राम कहते हैं। उसमें हम बच्चों को प्राइमरी लेवल की एजुकेशन देते हैं ताकि बच्चे ने जो कंप्यूटर स्किल सीखना है उसकी नॉलेज उसके पास हो, उसको कम्युनिकेट करना है, उसको कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना है, उसको वहाँ पर जो वर्ड्स, कीज़, एरोज और जो स्टेटमेंट आ रही होंगी वो उसको रीड करना है। तो दैट इज़ द फर्स्ट नेसेसरी थिंग कि हम बच्चों को फंक्शनल लिटरेसी सिखा रहे हैं प्राइमरी लेवल तक। उसके साथ ही बच्चों को जैसे प्राइमरी बच्चा पास कर लेता है तो हम बच्चों को स्किल की तरफ ले आते हैं ताकि बच्चा जो है वो डायरेक्ट अपनी इंडिपेंडेंट हो सके, अपनी फैमिली को इंडिपेंडेंट कर सके, अपने जो उसका जो भी चाइल्डहुड अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड है उससे थोड़ा सा वो अपने आप को स्टैंड अप कर सके। ठीक है, ख़याम ये भी बताइएगा, जूनियर जिन्ना ट्रस्ट को आप इंडिविजुअली रन कर रहे हैं, कोई टीम आपके साथ मौजूद है और हुकूमती सरपरस्ती क्या आपको हासिल है? कहीं ना कहीं से कोई हेल्प हो रही है? जी, हमने जो है वो कुछ दोस्त हैं उन्होंने मिलकर ये काम शुरू किया था 2014 में, और अभी हमारे पास कोई इधर ऑफिस भी है और हमारे पास एक डेडिकेटेड टीम है जो ये सारे कामों को रन करती है और इसको लुक आफ्टर भी करती है। स्पेशली इसकी जो पॉजिटिव थिंग है वो ये है कि हम अपने बच्चों को इंडस्ट्री एक्सपोजर्स भी करवाते हैं, अपने बच्चों को हम हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दे रहे होते हैं। हम सिर्फ कोर्स नहीं करवाते, हमारे पास मेजॉरिटी बच्चे वो हैं जिनके पास घरों में लैपटॉप नहीं है, घरों में कंप्यूटर नहीं है, तो हम अपनी ही लैब्स के अंदर उन बच्चों को प्रैक्टिस के टाइम दे रहे होते हैं। उनको हमने जो है वो हाई पेड जो टॉप रेटेड फ्रीलांसर्स हैं इंडस्ट्री के, पाकिस्तान में जो टॉप रेटेड माने जाते हैं, हम उनको हायर करते हैं, उनके एक्चुअल प्रोजेक्ट्स बच्चों को देते हैं और वो बच्चे वो एक्चुअल रियल मार्केट के एक सिनेरियो से काम सीख रहे होते हैं, जो कि आई थिंक कोई भी लैब पाकिस्तान के अंदर जितनी भी ओपन है, क्योंकि एक हाई पेड कोर्सेज भी करवा रही हैं, वो बच्चों को प्रैक्टिकल स्किल नहीं सिखा रही, तो हम बच्चों को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस वो दे रहे हैं। और हुकूमती साइड से जो है वो हमने नेवटेक से रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है, लेकिन यह है कि कोई ऐसा सपोर्ट अभी तक हमारे पास नहीं है। ठीक है, और ये भी हमारे सुनने में आया है कि जितने भी लोग आपकी टीम है, जैसे जितने भी लोग काम कर रहे हैं सब बिला मुआवजा काम कर रहे हैं, तो फिर किस तरह से चीज़ें मैनेज हो रही हैं? जी बिल्कुल, वो सब लोग जो हैं वो अपनी जॉब्स के साथ जो है वो वॉलंटियर एक काम कर रहे हैं, कॉज के लिए काम कर रहे हैं, पाकिस्तान की नेशन के लिए एक डेवलप नेशन देखना चाहते हैं, तो वो अपनी जॉब्स के साथ, अपने बिजनेसेस के साथ इसको वॉलंटियर टाइम देते हैं। जी ठीक है, ख़याम ये भी बताइएगा कि अभी इस्लामाबाद के अलावा किसी और शहर में प्लान है आपका इस तरह के इदारे खोलने का? क्योंकि बहुत से लोग आपको देख रहे हैं जो कि यकीनी तौर पर इस्लामाबाद से नहीं हैं, वो भी चाहते हैं कि उनके शहरों में भी इस तरह की कोई फैसिलिटी उन्हें मिले। जी, हमारा जो जिस तरह ट्विन सिटी इस्लामाबाद रावलपिंडी को कहा जाता है, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा जो है वो रावलपिंडी की तरफ मूव करेगा इंशाल्लाह ताला। लेकिन अगर कोई अच्छे सोर्सेज हमें मिल जाएँ किसी और सिटी के लिए भी, तो डेफिनेटली हम उधर भी मूव करेंगे, जिधर भी ज़रूरत है और जिधर भी लोग सपोर्ट करना चाहते हैं इस कॉज को, हम डेफिनेटली उधर भी जाके उन बच्चों के लिए काम करेंगे। ठीक है, और जूनियर जिन्ना ट्रस्ट से सीखने वाले बच्चे, अगर हम ये जानना चाहें कि अब तक कितने पैसे कमा चुके हैं या पर मंथ के हिसाब से वहाँ पर जो बच्चे स्किल सीख रहे हैं, उनका फ्यूचर अब आप किस तरह से देख रहे हैं कि वो अपने पैरों पर खुद खड़े हो सकते हैं, इंडिविजुअली अपना बिजनेस कर रहे हैं, अच्छी अर्निंग कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो बच्चे हैं उसमें से तकरीबन 60% बच्चे इस टाइम एम्प्लॉयड हैं या वो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। जस्ट विद इन 6 to 9 months ऑफ पीरियड ये 60% बच्चे अगर आपके अर्निंग करना शुरू कर दें, ह्यूज अचीवमेंट फॉर अस एज वेल, क्योंकि इंडस्ट्री के लोग भी कहते हैं कि जब हम काम शुरू करते हैं तो वो तकरीबन 30% 20% की रेशो में बच्चे जाके पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं। उसकी रीज़न यही है कि बच्चों को प्रैक्टिकल स्किल नहीं सिखाया जा रहा होता। हमारे पास जो अभी हाई पेड बच्चा जो है, जो मैट्रिक का बच्चा था, हमने उसको स्किल सिखाया, वो इस टाइम तकरीबन 150 पर मंथ अर्न कर रहा है, और उसके अलावा जो नॉर्मल एवरेज पे बच्चे अर्न कर रहे हैं वो 50 to 60 अर्न कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो रिमोट जॉब्स भी कर रहे हैं और साथ में वो फ्रीलांसिंग भी कर रहे हैं। अभी उनका स्टार्ट है, आप समझ लें कि विद इन 6 months अगर वो ये अर्निंग शुरू कर दिया तो नेक्स्ट 2 year 3 years वो किधर होंगे।
ठीक है, और अभी जो फ्यूचर प्लान्स हैं वो आपके किस तरह से हैं? जैसे 2014 में इस इदारे को अगर बनाया गया था, 10 साल का ये सफ़र है, फ्यूचर में आप क्या देख रहे हैं? इस इदारे को कहाँ तक लेके जाना चाहेंगे? उन वालिदैन के लिए या उन बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे जो ये सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और फिर जिन्हें हम एट दी एंड अनफॉर्चुनेटली गली मोहल्ले के आवारा बच्चे कहते हैं, जो कि बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए क्योंकि इसमें उनका कोई कसूर नहीं है? बिल्कुल ऐसी जी, हमारा जो प्लान है, जिस तरह एक तो जो फर्स्ट गोल हमने रखा अपने लिए वो 2027 का रखा है, जिसमें हमने ये प्लान किया है कि इस्लामाबाद रीजन में जो भी अंडर प्रिविलेज एरियाज़ हैं, रिमोट एरियाज़ हैं, वहाँ पे तकरीबन 10,000 बच्चे जो हैं वो इस काम को सीखेंगे भी और इसके आगे इससे अर्निंग भी शुरू करेंगे। और इसके अलावा हमारा जो अपना इटसेल्फ प्लान है वो हमारा है कि हम 2047 तक तकरीबन 100 मिलियन जो है वो तकरीबन 1 मिलियन से ज़ायद बच्चों को इंशाल्लाह पढ़ा भी रहे होंगे और उनको स्किल भी सिखा रहे होंगे। और मैसेज यही है कि ये बच्चे, अगर आपका बच्चा अंडर मैट्रिक है या बच्चा मैट्रिक कर लिया है उसने, तो खुदारा उसको किसी और जॉब्स में ना लगाएं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, एटलीस्ट बच्चों को कुछ ना कुछ लर्निंग उनकी स्टार्ट करवाएं, तो आप उनको और जॉब्स की तरफ ना लेके जाएं। बच्चा आपका अगर उसमें वो इंटरेस्ट है इस साइड का, सबसे ये ज़रूरी है कि बच्चे का इंटरेस्ट होना चाहिए कि वो इस साइड पे आना भी चाह रहा है, इस फील्ड को ज्वाइन करना भी चाह रहा है कि नहीं। क्योंकि हम भी जब बच्चों को लेके आते हैं तो पहले बच्चों को एक इंटरव्यू करते हैं, उससे हमें पता चलता है कि बच्चे का स्पार्क या बच्चे का इंटरेस्ट है इस फील्ड में भी कि नहीं। कि किसी उस बच्चे को तो हम लेके अपनी टाइम भी और एफर्ट भी और जो हम फंड्स लगा रहे हैं वो वेस्ट तो नहीं कर पा रहे करें कि आगे जाके बच्चा उस फील्ड को कंटिन्यू ना करे। तो इस चीज़ों को देखते हुए हमें कैरियर काउंसलिंग भी करते हैं और बच्चों को खुदारा आप उन चीज़ों को, उनका इंटरेस्ट देखें किस साइड पे, तो उनको आप इस साइड पर जरूर लेके आएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सोशल वर्कर मोहम्मद अल ख़याम हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं डिप्रेशन के हवाले से, और इसकी एक मिसाल हमने देखी है चाइना में, जहां मुलाजमत कर रहे पेशावर अफराद ने अपनी मुलाजमतों के डिप्रेशन से निपटने के लिए एक मुनफरिद ट्रेंड अपनाया है, जिसमें वो अपने बॉस, काबिल नफरत साथियों और मुलाजमों को सेकेंड हैंड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर फ़रोख्त के लिए पेश करते हैं। जी हाँ, ज़ियानियो नामी प्लेटफॉर्म पर बहुत से लोग अपनी मुलाजमतों, बॉस और मुलाजिम साथियों को काम के तनाव और दिन भर की जहनी और जिस्मानी थकान दूर करने के लिए बेचते हैं। वेबसाइट पर कुछ लिस्ट में बहुत से पकाऊ बॉस, ख़राब मुलाजमतें और नफरत अंगेज़ मुलाजिम साथी भी शामिल हैं, जो कि 4 से 9 लाख युआन की कीमत की हद में फ़रोख्त हो रहे हैं। एक मुलाजिम ने लिखा कि वो अपने एक मुलाजिम साथी को 3,999 युआन में फ़रोख्त कर रहा है, जो कि तंज़िया अंदाज में बहुत बातें करता है। मैं आपको सिखाऊंगा कि इससे कैसे निपटा जाए और काम पर कुर्बानी का बकरा बनने से बचने के लिए 10 तजावीज़ भी पेश करूंगा। एक और शख्स ने लिखा कि वो अपना खौफनाक बॉस 500 युआन में फ़रोख्त कर रहा है। मुलाजिम का यह दावा है कि बॉस अक्सर उस पर तनकीद करता रहता है, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन का शिकार हो चुका है। बेचने वाले इस बात को यकीनी बनाते हैं कि इश्तिहारात हकीकी नकद लेन देन का बायस ना बने। अगर कोई प्रोडक्ट खरीदता है तो बेचने वाला आमतौर पर सौदा मनसूख कर देता है या फिर ख़रीदारी की कोशिश से ही साफ इनकार कर देता है। ये भी यहाँ पर वाज़ेह है कि यह सब एक मजाक के तौर पर किया जा रहा है, लेकिन ये भी एक मुस्लिमा हकीकत है कि अक्सर ऑफिस में काम करने वाले मुलाजमीन सख्त डिप्रेशन का शिकार होते हैं। ऊपर दी जाने वाली जो मालूमात हैं ये यकीनी तौर पर सिर्फ एक दिलचस्प खबर ही है। हमने इसी को बुनियाद बनाकर आपके लिए ख़ास तौर पर एक सेगमेंट भी तरतीब दिया है कि किस तरह से जो डिप्रेशन है वो एक खामोश कातिल है और हर दूसरा शख्स इस बीमारी का शिकार हो रहा है। नौकरी और कारोबार के प्रेशर की वजह से ख़ास तौर पर हम देख रहे हैं कि मर्द हजरात में डिप्रेशन का बढ़ता हुआ रुझान देखने में आ रहा है। दूसरी जानिब जो मौजूदा महंगाई है, मुआशी और मुआशरती हालात हैं, वो भी डिप्रेशन की सबसे बड़ी वजह बनते जा रहे हैं। इसी हवाले से हम आज बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया माहिर नफ्सियात डॉक्टर वजीहा ज़फ़र साहिबा ने। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये पहली शायद कोई दुनिया में एग्जाम्पल होगी, चीन के जो मुलाजमीन हैं उन्होंने तो अपनी डिप्रेशन कम करने के लिए अपने टॉक्सिक बॉसेस और कुलीग्स को ऑनलाइन फ़रोख्त करने की वो कोशिश कर रहे हैं मज़ाहिया तौर पर। पाकिस्तानी मुलाजमीन को क्या चाहिए, वो कौन सा तरीक़ाकार इख्तियार करें? जी अस्सलाम वालेकुम। हमारे यहाँ पे एक भी तरीका होता है ना गॉसिप वाला, गॉसिप कर ली या किसी के साथ बैठ के कथारसिस कर लिया। गॉसिप तो एक अलग चीज़ है, लेकिन कथारसिस जो एक पॉजिटिव हेल्दी चीज़ होती है जिसमें आप डिस्कस इसलिए कर रहे होते हैं कि आपका मेंटल पीस आप अचीव कर सके। लेकिन इसमें भी कथारसिस में भी मैंने एक चीज़ नोट की है कि अगर आपने किसी गलत इंसान के साथ अपना कथारसिस किया है तो वही आपके जो बॉस है को जाके रिपोर्ट भी चली जाती है, राइट। लेकिन मैं यहाँ पे एक हेल्दी पैटर्न शेयर करूंगी
चाहूँगी कि हम बहुत ज़्यादा पर्सनल हो जाते हैं, हमारे अपने भी पैटर्न्स होते हैं, ट्रिगर्स होते हैं जो जॉब में ज़्यादा नुमायाँ होते हैं, और कई लोग सिर्फ डिप्रेशन नहीं, एंजाइटी का भी शिकार होते हैं। अगर जिस तरह घबराहट का शिकार होना, बॉस को फेस करना है, घबराहट का शिकार होना, कन्फ्रंट करना है, कोई इशू हो गया है। कई दफ़ा इस तरह के भी क्लाइंट्स मेरे पास आए हैं जो कि जिन्होंने काफ़ी अर्सा एक्सपीरियंस भी किया है, उसके बावजूद एक्सपीरियंस के बावजूद जब उनको बॉस को फेस करना है या टीम को इवन के टीम के साथ उन्हें कुछ इश्यूज को डिस्कस करना है तो उनको एंजाइटी होती है। तो ये जो चीज़ें हैं, इनको हेल्दी पैटर्न से होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अपने ट्रिगर्स पता हो, आपको अपने ट्रिगर्स पता हो। आपके पास में अगर कंटिन्यूसली एक डिप्रेशन की हिस्ट्री आ रही है, एक स्ट्रेस की हिस्ट्री आ रही है, तो ऐसे लोग ज़्यादा प्रोन होते हैं, ज़्यादा जल्दी इफेक्ट हो जाते हैं जब इनको कन्फ्रंट करना पड़ता है ऐसी सिचुएशंस में। इसके बरक्स वो लोग जिनका एक हेल्दी लाइफस्टाइल रहा है, जिनकी पर्सनालिटी बड़ी स्ट्रांग रही है, वो बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ जो है इस तरह की सिचुएशंस को हैंडल करते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर साहिबा आप क्या समझती हैं आजकल जो महंगाई के हालात हैं, हमारे जो मुआशी हालात हो चुके हैं, या अगर मुआशरती हालात की बात भी करें तो किस हद तक ये तमाम तीनों चीज़ें भी डिप्रेशन में इजाफे का बाइस बन रही हैं? इनको किस तरह से हम इंडिविजुअली कंट्रोल कर सकते हैं, इन पर ओवरकम कर सकते हैं? ये सवाल अनफॉर्चुनेटली इस सवाल का अगर मैं जवाब दूं तो हम जो हालात देख रहे हैं फाइनेंसिस के हवाले से, हर बंदा, हर घर इफेक्ट हुआ हुआ है इसके जो अंडर आता है। पहले ये था कि कोई कुछ ना कुछ लोग मैनेजमेंट कर लेते थे, लेकिन अभी जो ओवरऑल जो बिल्स और ओवरऑल जो चीज़ें देखी जा रही हैं, हर घर उससे इफेक्ट हो रहा है। बच्चों की फीसिस हैं, या खाने पीने की चीज़ें हैं, या डेली लाइफ टू लाइफ जो चीज़ें हैं वो इफेक्ट हो रही है फाइनेंसिस में। अब जब फाइनेंसिस आपकी रूट, आपकी बैकबोन जब इफेक्ट होती है ना, तो ऑटोमेटिकली आप उसकी वजह से आपकी फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, एंजाइटी स्पेशली मेल्स में ज्यादा देखी गई है, क्योंकि उनको सारा कुछ मैनेज करना है। वो मेल्स जो सिंगल वर्किंग अकेले उनको कमाना है, कुछ घरों में तो दोनों पार्टनर्स मिलके मैनेज कर लेते हैं, लेकिन जिस घर में एक पार्टनर को कमाना है, उसकी जो बैकबोन है वो पूरी उसमें टूट जाती है, बाकायदा उसकी रूट्स हिल जाती हैं। अब उसमें डिप्रेशन को अगर देखा जाए, अब ऑलरेडी आपके फाइनेंसेस भी वीक हैं, प्रेशर भी है, फिर आपका वर्कलोड, वर्क स्ट्रेस आ रहा है, उसमें क्या होता है कि आप जॉब स्विच करने पे आ जाते हैं, या फिर आप इस पॉइंट पे आ जाते हैं जो आप आउट ऑफ कंट्री जिसे हम कहते हैं, ज्यादातर लोग जा रहे हैं, लोग इस चीज पे आ जाते हैं। दिमागी हालत की जहां तक मैं बात करूं तो डिप्रेशन बहुत ऊपर गया है, क्लाइंटेज हमारी बहुत ऊपर गई है, क्योंकि लोग नॉर्मल फंक्शनिंग से भी चले गए हैं। बहुत सारे लोगों ने रिपोर्ट किया है कि जॉब्स हमारे हाथ से चली गई हैं क्योंकि हम नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं कर पा रहे डिप्रेशन की वजह से। और उसमें क्या है, मोस्टली ये देखा गया है कि अगर सिर्फ एक पर्सन को, घर के एक फर्द को डिप्रेशन हो तो सिर्फ वो इफेक्ट नहीं होता है, उसकी पूरी लाइफ, उसकी पूरी फैमिली इफेक्ट होती है, उसके माँ बाप, उसके बच्चे, उसकी बीवी, सारी फैमिली इफेक्ट होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ एक तो ना मेंटल हेल्थ के ऊपर हॉस्पिटल्स में, इवन कि मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि ऑफिसेज में भी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई काउंसलिंग नहीं दी जाती, किसी किस्म का कैथारसिस नहीं किया जाता। ज्यादातर ब्लेमिंग और प्रेशर से हम समझते हैं कि हमारे एम्प्लॉय बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। ठीक है, और डॉक्टर साहिबा ये तो उन लोगों की बात होगी जो जिनके माशी हालात नहीं ठीक हैं, जिनको महंगाई असरअंदाज कर रही है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, अमीर भी हैं, पैसे भी मौजूद हैं, बिजनेस वेल सेटल्ड हैं, वो लोग भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हैं। तो फिर उनकी कौन सी ऐसी आदत हैं जो कि उन्हें डिप्रेशन की तरफ लेकर जा रही हैं? अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूंगी कि जब एक तो मैंने आपसे पर्सनालिटी की बात की, कुछ पैटर्न्स की बात की, उसमें कुछ फैक्टर्स देखे गए हैं जो मैं लिस्ट डाउन करूंगी। नंबर 1, अगर तो मेल फीमेल दोनों की बात करूंगी, बच्चों में भी अब तो डिप्रेशन कॉमन हो रहा है। नंबर 1, अगर घर की जो ओवरऑल एनवायरनमेंट है ना, वो पीसफुल नहीं है, स्ट्रेसफुल है। घर के अंदर माँ बाप के झगड़े अगर देखे जा रहे हैं, या हस्बैंड है तो वो वाइफ और अपनी मदर के बीच में जो है चीजें देख रहा है, सॉर्ट आउट नहीं हो रही, एक ये चीज। नंबर 2, अगर हस्बैंड वाइफ का आपस में जो रिलेशन है उसमें इनकी म्यूचुअल माइंडसेट नहीं है, इनकी म्यूचुअल डिसीजंस नहीं है, और उनका आपस में जो है जो दोनों की पार्टनरशिप है वो स्ट्रांग नहीं है, तब देखा गया। नंबर 3, जो मैंने पहले भी बात की कि पर्सनालिटी, पास्ट की पर्सनालिटी बहुत देखी गई है कि पास्ट से कुछ ट्रिगर्स आ रहे हैं, बचपन में कोई अब्यूज हुआ है, इस तरह की। मैं ये चीज स्पेशली कोट करना चाहूंगी, जिन लोगों के चाइल्डहुड अब्यूज होते हैं उसमें बहुत ज्यादा कॉमन है कि वो बड़े होकर एंजाइटी या डिप्रेशन का शिकार हो। उनको ये लगता है कि हमने बहुत अच्छा कॉप कर लिया, लेकिन टाइम के साथ साथ अगर वो स्ट्रॉन्ग फ्लैशबैक्स आ रहे हैं तो वो फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई अडल्ट है और उसको घर में बचपन से ही डिग्रेड किया गया, कंपैरिजन किया गया बाकी बच्चों के साथ, और उसकी पर्सनालिटी को बहुत ज्यादा होता है ना, अब बच्चों को बहुत क्वेश्चन करते हैं
उसके ऊपर के उसके डिसीजंस पे क्वेश्चन करते हैं। कुछ लोगों को अपनी जॉब करनी है तो उसके लिए पेरेंट्स से बहुत फाइट करनी पड़ती है, शादी करनी है तो बहुत फाइट करनी पड़ती है। तो इस तरह की जो फैक्टर्स हैं वो बहुत काउंट होते हैं डिप्रेशन में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ऐड करना चाहूंगी, पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट प्ले होता है, चाहे वो अडल्ट हो चाहे वो बच्चा हो। व्हाई? बिकॉज अगर पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं है और वो अपने बच्चे के डिसीजंस में क्वेश्चन करते हैं और उसको बहुत ज्यादा हर्डल्स देते हैं, उनको लगता है हम ख्याल कर रहे हैं, हम फिक्र कर रहे हैं, उस ख्याल और फिक्र में वो 30 साल का आपका बेटा, आपकी बेटी, 40 साल का आपका बेटा बेटी डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि किसी को पसंद नहीं है वो अपने माँ बाप से झगड़े, अपने माँ बाप के अगेंस्ट जाए। तो यहाँ मैं एक चीज रिक्वेस्ट करूंगी, स्पेशली बीइंग अ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, मेरे पास बहुत सारे केसेस, इवन कि अब तो अडल्ट्स के इतने रिपोर्ट होते हैं जिनमें मेजर डिप्रेशन उनका अपने घर में अपने पेरेंट्स की वजह से आ रहा होता है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ भी है जो कि टारगेट बेस्ड जॉब्स जिसे हम कहते हैं, जिसमें बैंकर्स भी हैं या डिफरेंट कैटेगरीज कह लें, डिफरेंट फील्ड्स कह लें, जहां पर एम्प्लॉयज़ को टारगेट्स दिए जाते हैं कि मंथली आपको ये अचीव करने हैं, अदरवाइज आपकी जॉब नहीं रहेगी, आपकी सैलरी कटेगी। इस वजह से भी हम देख रहे हैं लोगों को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है। यस, बिल्कुल। टारगेट बेस्ड जो काम होता है वो शॉर्ट टर्म में होता है, उसका प्रेशर ज्यादा होता है। लेकिन लाइक फॉर एग्जांपल, अगर किसी की तबीयत खराब हो गई है, किसी की फैमिली में कुछ स्ट्रेस आ गया है, तो वो टारगेट अगर हम देखें पूरे मंथ का है ना, तो पूरे मंथ में आप बैलेंस आउट कर ही लेते हैं कि चलो 2 दिन छुट्टी कर लेंगे तो तीसरे दिन काम कर लेंगे। टारगेट बेस्ड में ऐसा नहीं होता। अगर आपको 1 वीक 2 वीक्स का टारगेट मिल गया है तो आपको उसे हर सूरत अचीव करना ही है लिमिटेड टाइम के अंदर। कुछ प्रोजेक्ट्स में होते हैं 1 मंथ 2 मंथ्स के अंदर करने होते हैं आपको। उसमें देखा गया कि प्रेशर ज्यादा बिल्ड होता है। और उसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि जो कंपनीज हैं जो टारगेट बेस्ड काम करती हैं, देती हैं अपने एम्प्लॉयज को, वो उनकी मेंटल हेल्थ का जरूर ख्याल रखिए। उससे उनकी अपनी कंपनी को ही फायदा मिलेगा, उससे उनका काम अच्छा होगा, उनकी मोटिवेशन ड्राइव बढ़ेगी और उनकी मेंटल हेल्थ जितनी बेहतर होगी। एक और चीज, उनकी जो आप मोटिवेशन जो चीज रखते हैं वो भी बहुत वो फोकस्ड होनी चाहिए कि नीड क्या है क्लाइंट की। ठीक है, जैसे आपने कहा कि कुछ क्लाइंट तो रिच होते हैं, उनको तो इस चीज की जरूरत नहीं होती। उनकी नीड क्या, लर्निंग है क्या, वो चाहते हैं कि ऐसा टारगेट बेस्ड हमें जॉब ये टास्क मिले, प्रोजेक्ट मिले जिससे हमारी लर्निंग हो, या उनके फाइनेंसेस हैं। ठीक है, तो और ये भी देखें कि उसकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग कौन सी जगह ये रिक्वायरमेंट्स हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों को जॉब की जरूरत है, तो हमें पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग अगर हम जॉब दें किसी को, तो हमें एक तो वो पर्सन खुद भी डिप्रेशन में नहीं जाता और जो कंपनी है वो खुद भी प्रॉफिट में रहती है। ठीक है डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप भी ये कह रही हैं कि जो कंपनीज़ हैं, जो ऑफिसेज़ हैं, उन्हें ये चाहिए कि वो अपने एम्प्लॉयज़ की जो मेंटल हेल्थ है उसका भी ख्याल रखें, उनकी काउंसलिंग भी करते रहें। लेकिन कुछ ऐसी प्रेशर जॉब्स हैं, जाहिर बात है, जिनका हम जिक्र भी करें, जो टारगेट बेस्ड जॉब हैं, इंडिविजुअली फिर वो लोग खुद से क्या कर सकते हैं, क्योंकि कंपनीज़ में तो ये रुझान नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, इंडिविजुअली सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं ये ऐड करूंगी कि फॉर एग्जांपल अगर आप एक जॉब कर रहे हैं, आप अपनी मोटिवेशन देखें। क्या मोटिवेशन ये है कि आपको अपने घर में यू नीड मनी, राइट? तो कुछ लोग ये भी कह देते हैं ये मुझसे नहीं होगा, या वो कर भी रहे हैं तो रो रो के कर रहे हैं, ठीक है, कंप्लेंट्स कर रहे हैं और अपसेट होके कर रहे हैं। मैं यहाँ एक चीज ऐड करना चाहूंगी, आप अगर कोई टास्क कर रहे हैं, इफ यू डोंट लाइक इट, इट डजंट मैटर। अब आप कर रहे हैं, यू हैव टू डू इट। माइंडसेट स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ मैं एक चीज अगेन ऐड करूंगी, विक्टिमाइजेशन बहुत हो जाती है, हम खुद को विक्टिम बना लेते हैं, हम खुद को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। काम तो हो जाता है लेकिन उस सारे प्रोसेस में हमारी पूरी पर्सनालिटी डिस्टर्ब हो जाती है, हमारी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि हम वही नेगेटिव एनर्जीज अपनी फैमिली में लेके जाते हैं। एक तो आप फैमिली में कोशिश करें कि अपने घर में अपने वर्क स्ट्रेस को मत लेके जाए। जब आप अपने घर में एंटर हुए, एंजॉय योर फैमिली टाइम। अक्सर लोग घर में एंटर होके भी टीवी ऑन कर लेते हैं, मोबाइल फोन यूज करने लगते हैं। आदात की आप बात कर रहे हैं, ये भी आदात में आता है जो डिप्रेशन लाता है। और वो ये कहते हैं कि हम फोन इसलिए यूज करें ताकि घर आके थोड़ा रिलीफ मिले। फैमिली इसलिए होती है कि आप उनके साथ टाइम को एंजॉय करें। अगर बच्चा रो भी रहा है तो इसका मतलब ये नहीं आप एकदम ट्रिगर हो जाएं। आपको हैंडल घर में रिलैक्स होकर खुद को ऐसे करना है कि आप उस एनवायरनमेंट को एंजॉय करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने बहुत ज्यादा ये चीज देखी है कि मेल अगर घर में वर्क स्ट्रेस से आते हैं तो वो टीवी पे या तो न्यूज देखने लगते हैं और स्ट्रेस होता है, या फिर वो मोबाइल फोन में किसी दोस्त के साथ उसी चीज की डिस्कशन करने लग जाते हैं। आज ऑफिस में ये चीज हुई, आज ये बुरा लगा। तो आप उस माइंडसेट से निकलते ही नहीं है। और मैं एक और चीज ऐड करूंगी कि अपने आप को टाइम भी दे, ताकि आप उस जो एनवायरनमेंट से इफेक्ट हुए हैं ना, जॉब से इफेक्ट हो रहे हैं, आप साथ साथ हील भी करते जाए। वो जो मी टाइम का कॉन्सेप्ट है वो हम लोगों में है ही नहीं।
यस एग्जैक्टली हम उसी प्रेशर में आके बार बार रोबोट की तरह काम करते रहते हैं। कुछ लोगों को मैं जानती हूँ पूरा हफ्ता काम करते हैं। तो आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ होगी तो 5 दिन में ही आप बहुत अच्छा काम कर लेंगे। लेकिन 7 दिन जो लोग ये 6 दिन काम करते हैं, मुसलसल एक टॉर्चर में रहते हैं कि ज्यादा कमाना है, उसमें वो आधा पैसा तो उनकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ में चला जाता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अपनी डाइट और मेंटल हेल्थ का पूरा ख्याल रखें। और फैमिली जो है, चाहे मजहब की बात करें चाहे साइकोलॉजी की बात करें, फैमिली की जो प्रायोरिटी है वो कभी कम नहीं हो सकती। लेकिन जो लोग अपनी फैमिली को प्रायोरिटाइज नहीं करते, उस टाइम को एंजॉय नहीं करते, वो ज्यादा डिप्रेशन का शिकार होते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा बच्चों में जो डिप्रेशन की केसेस आजकल हम देख रहे हैं, उनकी बुनियादी वजूहात आप क्या देख रही हैं और वालिदैन उस पर किस तरह ओवरकम कर सकते हैं? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने किया है। बच्चों का डिप्रेशन देखिए, एक तो जैसे हमने बात की कि घर में अगर फादर डिप्रेशन का शिकार है जी, ठीक है, या मदर। दूसरा, अगर बच्चे को पेरेंट्स टाइम नहीं दे रहे, दोनों, मैं एक की बात नहीं करूंगी क्योंकि आजकल हर बच्चा अगर एक बच्चा बता रहा है मेरे फादर ने तो मुझे ये टाइम दिया, दूसरा फील करता है कि मेरे तो फादर मेरे लिए अवेलेबल ही नहीं होते। तीसरा, पेरेंट्स बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक हो गए। आई एम रियली सॉरी टू से, पेरेंट्स को होता है कि मैं बच्चे को ज्यादा से ज्यादा अच्छी चीजें दूं, ठीक है, टैब दूं, मोबाइल, वो बड़ा होगा वो ये चीजें खुद भी अर्न कर लेगा, वो खरीद सकता है। उसको जो चीज नहीं मिलेगी ना, वो माँ बाप का प्यार और तवज्जो नहीं मिलेगी कभी भी। और उसको जब चाहिए, जब नहीं मिलेगी तो बड़े होके वो उसकी डिमांड भी नहीं करेगा। तो आप जब बच्चे को, स्पेशली बच्चा 14-15 साल तक का, आपने बचपन से लेकर उसको 15 साल तक टोटली इग्नोर किया है, स्पेशली मैं मेंशन करूंगी कि 7-8 साल का बच्चा, यहाँ तक बच्चे की पर्सनालिटी बन जाती है। यहाँ तक आपने अगर अपने वर्क को इंपॉर्टेंस दी है, या जो फीमेल है वो ज्यादातर फैमिली को इंपॉर्टेंस देती है, बच्चे को निग्लेक्ट कर देती है, किचन को इंपॉर्टेंस देती है, ये सफाई को इंपॉर्टेंस देती है, इस सारे पीरियड में जो बच्चे बड़े होते हैं वो डिप्रेशन का, एंजाइटी का शिकार होते हैं। जितने भी बच्चे मेरे पास रिपोर्ट हो रहे हैं, उनकी फैमिली सिस्टम बहुत वीक है। और फैमिली क्या होता है, हमारा सपोर्ट सिस्टम होता है। फैमिली किस लिए होती है, हमारा एक सपोर्ट सिस्टम बना रहे। लेकिन हम ये समझते हैं कि माँ जो है किचन तक है और बाप जो है वो ऑफिस तक है। वो निग्लेक्टेड बच्चे भी होते हैं, लेकिन उनमें क्या है, पेरेंट्स बच्चे को टाइम देते हैं जब उनकी फिजिबिलिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल, माँ को लग रहा है मैं किचन के सारे काम कर लूं फिर बच्चे के पास बैठूंगी, उस दौरान बच्चे का कोई इश्यू है, अगर आपका 6-7 साल का बच्चा है, वो आपका टाइम मांग रहा है और आप उसको इग्नोर कर रहे हैं और अपनी मर्जी का टाइम दे रहे हैं, तो बच्चा आपसे कनेक्ट ही नहीं करेगा। बच्चा आपके साथ आपकी बात को समझेगा ही नहीं, तो वो आप पे डिपेंडेंट है बच्चा। इस तरह के बच्चे डिप्रेशन का शिकार होते हैं, जो हर वक्त टीवी पे रहते हैं, स्क्रीन पे रहते हैं। पेरेंट्स को नहीं पता होता वो कैसे दोस्त बना रहे हैं, स्क्रीन पे किस तरह के दोस्तों से बात कर रहे हैं। इस तरह की गेम्स हैं, हमें भी पता है कि गेम्स है जिसमें चैटिंग होती है, और मैंने कितने बच्चों की कुछ चैटिंग देखी है, वो इस तरह की चैटिंग है जिसको हम वल्गर चैटिंग भी कह सकते हैं, अनफॉर्चुनेटली। और पेरेंट्स को कुछ पता नहीं होता। ड्रग्स का यूज आजकल 10 से 12 साल की एज में बच्चे कर रहे हैं। हर, अगर नहीं भी कर रहे तो बच्चे को हर ड्रग का पता है, राइट। और पेरेंट्स को इससे कोई इस चीज का नहीं आइडिया होता। कई दफा पेरेंट्स आते हैं, वही मेंशन करते हैं हमने तो बच्चे पे ट्रस्ट किया। अब 10-12 साल के बच्चे पे आप कौन सा ट्रस्ट रखते हैं? आपकी पेरेंटिंग आती है उसके अंदर। बच्चे की डिसीजन पावर इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि वो राइट एंड रॉन्ग में इतने अर्ली एजेस में देख सके। उसकी तो वक्त से पहले ही कुछ चीजों की जो अवेयरनेस है वो भी बच्चों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है, जो कि उन्हें उसी फोन से मिल रही है जिसको हमने खुद ही उनके हाथों में दे दिया है। एग्जैक्टली। और एक और चीज मैं ऐड करूंगी कि पहले हमारे टाइम पे जो पेरेंट्स थे ना, वो जब कोई बात करनी होती थी तो बच्चे को रूम से बाहर भेजते थे। अब पेरेंट्स नहीं देखते, बच्चे को बिठा के ही दूसरे घर की बच्चों की बातें कर रहे होते हैं कि पता है उसने ड्रग्स यूज की या उसने ऐसे दोस्त बनाए। तो आपका बच्चा फिर उन बातों से उधर अट्रैक्ट होता है कि अच्छा एक्सप्लोर करता हूँ ये क्या है। सो अब आप देखिए, हमारे पेरेंट्स, आजकल के जो पेरेंट्स, उनकी बाउंड्रीज भी नहीं है, ठीक है। एक मॉरल बाउंड्री भी होती है कि आप बच्चे के सामने झिझक महसूस करते हैं इस तरह की बात करते हुए। आजकल के पेरेंट्स बच्चे को बहुत ज्यादा जो है मॉरली भी डैमेज कर रहे हैं, हर तरह की कम्युनिकेशन उसके सामने करके और उसको फ्रेंड बना के। देखिए, हर चीज का एक बैलेंस अच्छा होता है। माँ बाप दोस्त अच्छे लगते हैं, लेकिन वो दोस्त से पहले माँ बाप ही हैं। वो उनको कैरेक्टर लूज नहीं करना कि हम पेरेंट्स हैं। ये बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे की हम हर चीज को एटलीस्ट 12-13 साल तक इस तरह रखें कि बच्चा, उसके बाद 14-15 साल के बाद आप दोस्ती करते हैं, तब आप बच्चे के साथ दोस्ती करते हैं, क्योंकि हार्मोन्स इतने तेजी से बढ़े, बच्चे के ऊपर नीचे हो रहे होते हैं, अप एंड डाउन आ रहा होता है कि बच्चा रिबेलियस हो जाता है जब आप उस पर बहुत ज्यादा रोक टोक करते हैं। और हमारे यहाँ ऑपोजिट है, बचपन में बच्चे को आजादी देते हैं, जब 12-13 साल का होता है तो हम फोन छीनने की कोशिश करते हैं, फ्रेंड्स अपनी मर्जी के बनवाने की कोशिश करते हैं। उससे क्लैश आता है
बज़ाहिर बच्चा गुस्से में लग रहा होता है, अंदर से वो डिप्रेशन में जा रहा होता है। ठीक है डॉक्टर साहब, एक शॉर्ट कमेंट खवातीन के हवाले से भी कर दीजिएगा। खवातीन भी डिप्रेशन का बहुत शिकार हैं, खासतौर पर अगर हम घरेलू खवातीन की बात करें तो वो खुद को डिप्रेशन से किस तरह से बचाएं, क्योंकि उसका असर एट दी एंड हम देखते हैं फैमिली पर या फिर बच्चों पर भी हो रहा है। हम एक ज़रूर चीज़ ऐड करूंगी, बीइंग अ फीमेल, हम फीमेल्स के बारे में मैंने एक चीज़ बहुत ऑब्जर्व किया है कि बहुत लेट बोलती हैं अपने राइट्स के बारे में या अपनी फीलिंग्स के बारे में। तो क्योंकि गिल्ट ट्रिप होता है ना, तो मैं कमेंट करूंगी कि जो चीज़ आपको बार बार तंग कर रही है, डिप्रेशन में लेके जा रही है, या पार्टनर से कम्युनिकेट करें या अपने पेरेंट्स से करें या किसी ऐसे इंसान से करें जो आपका सोल्यूशन निकालने में हेल्प कर सकता है। आप ये नहीं कि 10-15 साल के बाद जब डिप्रेशन में या 5-6 साल के बाद डिप्रेशन में चली जाए तो दवाइयाँ खा खा के अपनी सेहत को खराब करें। आपका मकसद ये नहीं है, आपका मकसद एक फैमिली बनाना है, उसके लिए यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, तो वी नीड मोर स्ट्रॉन्ग वुमेन। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कशीदा सियासी सूरत हाल में हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर से आमने सामने हैं। गुज़श्ता दिनों हुकूमत की जानिब से तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया गया, जिसे हुकूमती इत्तेहादी जमात, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत दीगर सियासी जमातों ने मुस्तरद कर दिया था। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना था कि 9 मई को मुल्क के दिफा पर हमले किए गए। बानी PTI ने इंतशार और तशद्दुद की सियासत को फ़रोग़ दिया। उन्होंने मुल्क के दिफाई इदारों को नुकसान पहुँचाया। मुल्क ने अगर तरक्की करनी है तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते। उनका मजीद कहना था कि हुकूमत ने 4 बड़े फैसले किए हैं, आइन और कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। आपने साइफर के साथ जो किया, आपने मुल्क दुश्मन कुव्वतों को तकवीयत दी, ये अरबों रुपए आपके पास आते कहाँ से हैं? आने वाले दिनों में सारे अमल को मुकम्मल कर लिया जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के लिए केस दायर करेगी और PTI का केस सुप्रीम कोर्ट को भेजा जाएगा। बहुत वाज़ेह सबूत मौजूद हैं कि PTI पर पाबंदी लगाई जाए। PTI पर पाबंदी लगाने का फैसला वफाकी काबीना के आइंदा होने वाले इजलास में भी आ सकता है। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का यह कहना था कि PTI पर पाबंदी का फैसला अभी हतमी नहीं है। कल वज़ीर इत्तलात ने जो ऐलान किया है उस पर सियासी जमातों और इत्तेहादियों से मुशावरत करनी बाकी है, जबकि पीपल्स पार्टी, ANP और जमात इस्लामी ने PTI पर पाबंदी से मुताल्लिक हुकूमती फैसले की मुखालफत भी कर दी है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं ने अपनी क़यादत को खुलकर हुकूमत के फैसले की मुखालफत करने की तजवीज़ दी है और कहा है कि वो हुकूमत के इस फैसले की हिमायत नहीं करते हैं। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में 4 एडहॉक जजेस की तैनाती पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुखालफत कर दी है। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट में 4 एडहॉक जजेस की एक साथ तकर्री की कोई मिसाल नहीं मिलती है। उन्होंने कहा कि 2015 से सुप्रीम कोर्ट में किसी एडहॉक जज की तकर्री नहीं की गई, इससे केसेस का बोझ कम नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट और जजेस पर समझौता किसी सूरत नहीं किया जाएगा। इसी तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। सीनियर तजियाकार नज़ीर लगारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। लगारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले हुकूमत के उस फैसले पर मैं आपका कमेंट चाहूँगा जिसमें हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगवाना चाहती है और हुकूमती इत्तेहादियों से मुशावरत किए बगैर ही उन्होंने ये फैसला कर लिया। और अब हम देख रहे हैं कि जितने भी इत्तेहादी हुकूमत के मौजूद हैं वो इस फैसले में उनके साथ नहीं खड़े हैं। अब मौजूदा हुकूमत को आप कहाँ देख रहे हैं, कहाँ पर स्टैंड करिए फिर हुकूमत? बहुत शुक्रिया। एक तो ये वापस ले लिया है नायब वज़ीर आज़म ने कि ये फैसला हुआ है, वो अभी शायद मुशावरत की बात कर रहे हैं, लेकिन इसकी 2 वजूहात हो सकती हैं। एक वजह ये हो सकती है कि हुकूमत शदीद बौखलाहट का शिकार है और वो इस सूरत हाल से अपने आप को निकाल नहीं पा रही है जिस सूरत हाल में वो इक़्तिदार में आई है। और दूसरी बात यह है कि ये एक ख़तरनाक कोई बैनुल-अक़वामी एजेंडा हो सकता है जो पाकिस्तान को ऐसी सूरत हाल से दो चार करे जो अंजाम कार एक ख़तरनाक नतीजे की तरफ जाए। हम सूरत हाल को उसी तरफ देख रहे हैं कि अगर माकूलियत का रास्ता अख्तियार नहीं किया जाता है और दोनों तरफ से, हुकूमत और अपोजिशन की तरफ से, तो मेरे ख्याल में ख़तरनाक नताइज जो हैं वो हमारे लिए हमारे सामने होंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि यह हुकूमत का फैसला बौखलाहट की वजह से हुआ है, उसका इक़्तिदार कोई ज़रूरी नहीं है और आसान तरीन तरीका यह है कि वो इक़्तिदार से अलग हो जाए और जो भी तरीक़ाकार है उसके मुताबिक खला में चली जाए, ये तरीका हो सकता है। और दूसरा ये हो सकता है कि वो अपने हामियों के साथ बात करे, कोई रास्ता अख्तियार करे कि वो मुज़ाकरात की तरफ जाए और मुज़ाकरात के लिए जो शराइत आयद की जाती हैं वो तो नताइज हैं, मतलब नतीजा ये चाहते हैं PTI वाले, वो कहते हैं कि खुदकुशी करो, उसके बाद जो अपने आप को खुद ही जाकर दफन करो, अपनी कब्र खोदो, अपनी कब्र में जाकर दफन हो जाओ और मुल्क को भी साथ ले जाओ। ये है PTI का मौक़िफ़। और इन 2 ख़तरनाक
मौक़िफ़ के दरमियान का कोई रास्ता इस वक्त नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए कि पीटीआई भी किसी एजेंडे पर काम कर रही है और हुकूमत भी किसी एजेंडे पर काम कर रही है। ठीक है, लेकिन जिस तरह से लगारी साहब आप खुद ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें या बानी पीटीआई की बात करें, मुज़ाकरात तो वो इन दोनों सियासी जमातों से नहीं करना चाहते, जिनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी शामिल है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शामिल है, क्योंकि अगर हम बानी पीटीआई की सियासत को भी देखें तो उनकी सियासत का जो महवर है वो यही दो जमातें रही हैं कि यही चोर हैं, यही इक़्तिदार पर काबिज रहे हैं, इन्होंने ही मुल्क को नुकसान पहुँचाया है। जब मुज़ाकरात नहीं होंगे तो फिर मामले का हल आप किस तरफ जाता देख रहे हैं? मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि पीटीआई सिर्फ इमरान खान का नाम नहीं है और ये मसला नहीं है। आपको पार्लियामेंट में मौजूद उनके साथियों के साथ बात करनी है, और आप जाएं असद कैसर से बात करें, आप जाएं गौहर खान से बात करें, आप जाएं जो उनके साथ हैं, करीब हैं, उनके साथ बात करें और किसी भी सतह पर बात करें। आप उनको कायल करने की कोशिश करें कि ये मुल्क गड्ढे की तरफ फेंका जा रहा है, उसमें हुकूमत भी शामिल है और इमरान खान भी शामिल है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान इंतहाई 1971-71 के खतरनाक सूरत हाल से भी ज़्यादा खतरनाक सूरत हाल से दो चार है, और ख़ास तौर पर पहले मुजीबुर रहमान की आना हमारे लिए एक अज़ाब बनी हुई थी, मैं क्योंकि वो दौर देख चुका हूँ, और अब जो है वो इमरान खान की आना इस मुल्क के लिए खतरा बनी हुई है। और इदारों को, पहले इदारों के कम अज़ कम एक वज़न तो था, अब इदारों का वज़न बहुत हल्का हो गया है और वो अपने आप को उस तरह से नहीं मैनेज कर पा रहे हैं। उनकी सारी हिकमत अमली जो है वो कामयाब नहीं हो पाई है, और बैनुल-अक़वामी अवामिल जो है वो ज़्यादा खतरनाक हैं। और अब मैं नहीं समझता हूँ कि हम कैसे इस जोग्राफिया को बचाएंगे जिसका नाम पाकिस्तान है, इसलिए कि इसको एक खामखा का मुल्क समझा गया है। यहाँ पर अशराफिया ने भी, हुक्मरानों ने भी और यहाँ के दानिशवरों ने। पाकिस्तान एक तारीखी वहदत है, एक तारीखी मुल्क है। ऐसा नहीं है कि 1947 के वजूद में आया था। जब पिछली मालूम तारीख में, अब तक की मालूम तारीख में सिंध और हिंद जो अलग वहदतें रही हैं, पाकिस्तान हमेशा एक इकाई के तौर पर लग रहा है। उसका सिंध के साथ ये ताल्लुक नहीं, हिंद के साथ ये ताल्लुक नहीं रहा है, और इंडिया से उसका अलग होना एक तारीखी अमल था। उसको इन लोगों ने, जिन लोगों ने भी नजरियाती अमल करार दिया था, वो मुल्क के साथ मुखलिस नहीं थे। पाकिस्तान तारीखी तौर पर ये इंटीग्रेटेड मुल्क है, एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, एक दूसरे के साथ मिला हुआ है, और इन लोगों के रिश्ते आपस में बहुत मजबूत और गहरे हैं, जो हुकूमतें और इदारे कमज़ोर करते रहे हैं और जो सियासतदानों ने भी कमज़ोर किया है। पाकिस्तान एक तारीखी वहदत है। खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, ये सारे इलाके, ये सराइकी बेल्ट, ये कश्मीर, ये गिलगित बल्तिस्तान तारीखी तौर पर इंटीग्रेटेड है। इनका तारीख, इनकी जोग्राफिया, इनका माजी, इनका हाल, ये सारा कुछ एक ही अवाम का। लेकिन कुछ लोग हैं जो इस मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, और वो दोनों तरफ के हैं, हुकूमत में शामिल लोग भी हैं और अपोजिशन में शामिल लोग भी हैं, और किसी बैनुल-अक़वामी एजेंडे पर काम हो रहा है। ठीक है, तो लगारी साहब अभी नायब वज़ीर आज़म के स्टेटमेंट को आप किस तरह से देखते हैं? पीटीआई फॉरेन फंडिंग जमात है, ये बात बहुत अरसे से हम देख रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि ईसीपी के पास तमाम सबूत भी मौजूद हैं। फिर सानिया 9 मई की भी जब बात होती है तो उस पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर ही तमाम इल्ज़ामात हैं। उसके अलावा बानी पीटीआई पर अगर हम देखें, इद्दत में निकाह केस की बात करें, 190 मिलियन पाउंड केस की बात करें, बहुत से ऐसे केसेस हैं जिसमें बानी पीटीआई को रिलीफ भी मिल गया है। तो ऐसा ही लग रहा है जैसे कि नवाज शरीफ साहब को भी तमाम केसेस से रिलीफ मिल गया था, उनके लिए भी तमाम रास्ते हल हो गए थे। अभी आपको लग रहा है कि बानी पीटीआई के लिए भी इसी तरह से होगा? तमाम बोगस केसेस हैं जो उन पर डाले जा रहे हैं। मैं यही समझता हूं कि मसाइल पैदा किए गए, मसाइल हल किए गए, लेकिन इससे पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं हो रहे हैं। अगर फॉरेन फंडेड की इल्जाम है पीटीआई पर, तो क्या नून लीग के बारे में ये बात हर शख्स नहीं जानता है कि उसने उसामा बिन लादेन से पैसा लिए थे? और कौन नहीं जानता है कि ये सारे का सारा पाकिस्तान में जो अदम इस्तेहकाम चल रहा है, ये इन दोनों जमातों के अमाल का नतीजा है? कौन इस बात को नहीं समझता है? कई जमातें इस मुल्क में ऐसी भी हैं जिनके आबा व अजदाद ने पाकिस्तान को कभी भी तस्लीम नहीं किया था। मैं उस पूरे डॉक्यूमेंट्स दिखा सकता हूँ जिनमें दाएं बाजू की मजहबी जमातें शामिल हैं जो पाकिस्तान को कभी भी नहीं मानती थी। वो पाकिस्तान को काफिरिस्तान पहले कह चुकी थी, और वो जो है जब जमीयत उलमाए हिंद वो उसकी पूरे हिंदुस्तान की एक यकजहती की बात कर रही थी, और उस वक्त वो वहाँ खड़े हुए थे। आज पाकिस्तान एक रियलिटी के तौर पर हमारे सामने है।
पाकिस्तान एक तारीखी वहदत के तौर पर हमारे सामने है, पाकिस्तान एक तारीखी जोग्राफी के तौर पर सामने है, और उसमें जो लोग भी अपने किसी एजेंडे की खातिर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, मेरे ख्याल में हो सकता है कि ये खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक ऐसा अमल होता है तो तारीख तो शायद माफ नहीं करेगी, ये खित्ता भी इन्हें माफ नहीं करेगा। और ये खित्ता हमेशा एक रहने के लिए है, लेकिन ये इसको नुकसान पहुंचाने के दर पे हैं। उसमें हुक्मरानों के साथी लोग भी हैं और इसमें अपोजिशन के लोग भी हैं, और उनके हाथ में एक एजेंडा है। और मेरे ख्याल में इदारे अपने आप को कुछ किसी काम के काबिल नहीं समझ पा रहे हैं, और उन्हें नहीं इस बात की समझ आ रही है कि एक ऐसा मुल्क जिसकी मईशत तबाह हो चुकी है, और एक ऐसा मुल्क जिसमें सब कोई लूटने के चक्कर में पड़ा हुआ है, एक ऐसा मुल्क जिसको सबने मिलकर नोच खसोट कर कंगाल कर दिया है, उस मुल्क को संभालने के लिए अब कोई तैयार नहीं है। और जो तैयार बैठे हैं वो सिर्फ खाने के लिए तैयार बैठे हैं, और जो इंतजार में है वो सिर्फ खाने के लिए इंतजार में है, और किसी एजेंडे के पीछे इंतजार कर रहे हैं अपने वक्त का। और ये सबको क्या होगा अगर सारे के सारे लोगों के हटाकर आप ले आए इमरान खान को, तो उस मुल्क का क्या होगा? आपका ख्याल है कि संभल जाएगा? मैं नहीं समझता हूँ कि मुल्क संभलेगा। मुल्क हमेशा जो पहले खतरात से दो चार था उससे ज्यादा खतरात में चला जाएगा। अब कोई लगारी साहब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वज़ीर इत्तलात अता ताड़ की जानिब से की गई थी, उसमें कुछ बुनियादी बातें थी जिस पर हमने देखा कि सानिया 9 मई के हवाले से बात की गई है, साइफर केस के हवाले से बात की गई है। इन तमाम केसेस को अगर देखें, सानिया 9 मई के हवाले से बात करें तो उस वक्त की मौजूदा हुकूमत और जो रियासत का फैसला था वो यही था कि जिन लोगों ने भी सानिया 9 मई किया है उनसे आनी हाथों से निपटा जाएगा। हम देख रहे हैं कितना वक्त गुजर चुका है, उस केस पर भी अभी तक कोई फैसला सामने नहीं आया। देखिए, मैं कह चुका हूं ना पहले भी, मैं मुसलसल ये बात कह रहा हूं कि कितने केसेस की आपने कहा 3-4 हज़ार 5 हज़ार जो भी लोग मुलव्वस थे, कितने केसेस की इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हुए, कितने केसेस की जो है प्रोसिक्यूशन हुए, कितने लोगों को इंडक्टमेंट किया गया, किन लोगों पर फर्द जुर्म आयद की गई है, किन लोगों को कटहरे में लाया गया, किन लोगों पर ट्रायल शुरू किया हुआ है। यहाँ तो जज साहबान भी एक अपना मौक़िफ़ लेकर बैठे, अपनी पोजीशन लेकर बैठे हुए हैं। यहाँ आप समझते हैं कि लोगों को जो इंसाफ मिलेगा अगर जज साहबान अपनी पोजीशन ले लेंगे, तो मैं समझता हूँ कि खतरनाक हालात हैं, बहुत ही खतरनाक हालात हैं। शायद हमें इसका इदराक नहीं है और हम रोज बरोज एक दलदल में धंसते चले जा रहे हैं, और किसी को इसका ख्याल तक नहीं है कि पाकिस्तान, उनकी ज़ात बड़ी मुक़द्दस बनी हुई है, अना का एक पहाड़ बने हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान अनाओं के इस पहाड़ के बोझ के तले दबा हुआ है। हमें समझता हूं कि इन अनाओं को टूटना चाहिए, और कोई भी इसको तोड़े, अनाओं का टूटना जरूरी है। ठीक है लगारी साहब, जिस तरह से आप ये फरमा रहे थे, जो इकॉनमी की भी हमारी सिचुएशन इस वक्त हो चुकी है, जिस सूरत हाल पर पाकिस्तान इस वक्त खड़ा है, नायब वज़ीर आज़म इस वक्त फिर हमें ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि इस महंगाई के जिम्मेदार तो हम नहीं हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसकी जिम्मेदार है। तो फिर क्या ज़रूरत ही अदम एतमाद लाने की? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही इस महंगाई का, इन तमाम मुश्किलों का बोझ उठाने देते, अगर आज तमाम आवाम के सामने इन्होंने अपना जो मौक़िफ़ है ये इसी सूरत में रखना है कि इस महंगाई के जिम्मेदार, इस सिचुएशन के जिम्मेदार हम लोग नहीं हैं। इस महंगाई की जिम्मेदार लूट मार है, हुक्मरान अशराफिया है, वो सिर्फ अपने लिए सोचती है। इस बदतरीन दौर के ऊपर जो है आपने सिर्फ उन्हीं टैक्स गुजारों पर टैक्स लगाया है जो पहले से आपको टैक्स दे रहे हैं, जो इस नेट में नहीं है उनको आप लेना नहीं चाहते हैं। और उसको ये हुक्मरान अशराफिया जो मुल्क के ऊपर मुसल्लत है और कई दहाइयों से मुसल्लत है, ये नहीं चाहती है कि पाकिस्तान की मईशत ठीक हो, ये बिल्कुल नहीं चाहती है, और वो पाकिस्तान को इसी हालत में रखना चाहती है। और वो किसी का भी दौर हो, वो पीटीआई का दौर हो, वो नून लीग का दौर हो, वो पीपल्स पार्टी का दौर है, अशराफिया अपने अंदाज में चलती है और अपने अंदाज में ही सारा कुछ करती है, और वो हुक्मरानों के साथ बैठी है, और वो जो मफादात हासिल कर रहे हैं, जो इस मुल्क को लूट रहे हैं, वो कुर्सियों पर भी बैठे हैं, वो कुर्सियों वालों के साथ भी बैठे हुए हैं, और वो सारे मिलकर लूट रहे हैं। तो फिर इस मुल्क को कैसे आप ठीक करेंगे और मईशत को कैसे ठीक करेंगे? ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर तजियाकार नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, ओलंपिक्स के हवाले से जहां हम देख रहे हैं कि जो पाकिस्तानी शूटर्स हैं वो इस वक्त हमें तैयार दिखाई दे रहे हैं, उनकी तैयारी के हवाले से आपको मज़ीद भी अपडेट करेंगे। 3 पाकिस्तानी शूटर्स हैं जिन्होंने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है, और पेरिस ओलंपिक्स के लिए तीनों शूटर्स ने पाकिस्तान में अपनी तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी है। लाहौर में कैंप के दौरान कशमाला तल्लत, GM बशीर और गुलफाम जोसेफ को रूस से ताल्लुक़ रखने वाले कोच की खिदमात भी हासिल थी, और शूटर्स का इस हवाले से कहना है कि गैर मुल्की कोच की निगरानी में उन्होंने भरपूर ट्रेनिंग भी की है। कुछ मनासिर भी आप इस वक्त न्यूज़ की स्क्रीन पर देख रहे हैं।
टारगेट पर निशाने लगाए हैं और अब जो अगला टारगेट है वो मेडल्स का हुसूल है। कशमाला तलत 3 इवेंट्स में हिस्सा लेने जा रही हैं, जहां वो 10 मीटर एयर पिस्टल, 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड और 25 मीटर सपोर्ट पिस्टल में एक्शन में हमें दिखाई देंगी। कशमाला तलत का कहना है कि मेरे लिए यकीनी तौर पर यह एक एजाज़ है कि मैं क्वालिफाई करके पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रही हूँ। कैंप में बहुत मेहनत की है और टेक्निकली भी अगर देखा जाए तो आपको प्रैक्टिस ही करना होती है, ख़ुद को दिमागी और जिस्मानी तौर पर ही आपको मजबूत बनाना होता है। दिल की धड़कन को कम रखने के लिए भी एक्सरसाइज की जाती हैं। उन्होंने इस हवाले से भी बताया कि कैंडल एक्सरसाइजेज भी की हैं, इससे फोकस में इजाफे में मदद मिलती है। और इसके साथ साथ कशमाला तलत ने इस उम्मीद का इजहार भी किया है कि जितनी ट्रेनिंग उन्होंने की है, जिस तरह से हम परफॉर्म करते आए हैं, तो इंशाल्लाह मेडल भी हम ज़रूर जीत कर आएंगे। पेरिस ओलंपिक्स में GM बशीर पेरिस ओलंपिक्स में 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल इवेंट में अपनी महारत का मुजाहरा करने जा रहे हैं। उनका इस हवाले से कहना था कि ट्रेनिंग के दौरान सिर्फ बेहतरीन निशानेबाजी ही नहीं बल्कि प्रैक्टिस के साथ आम एथलीट्स की तरह भी वो ख़ुद को फिट रखने की कोशिश उन्होंने की है। उसके लिए वो रनिंग भी करते रहे हैं, स्विमिंग भी करते रहे हैं और साथ ही साथ दिल की धड़कन को कम करने के लिए भी उन्होंने काफ़ी एक्सरसाइजेस की हैं। तो हमारी भी बेस्ट विशेज़ है इस पूरी टीम के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने जा रहे हैं वाक़या करबला के हवाले से, जिससे बेशुमार सबक हासिल होते हैं दीन की सरबुलंदी की खातिर। जिस तरह हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने साथियों समेत अपनी जानों का नजराना दिया, वो रहती दुनिया तक ऐसे ही याद रखा जाएगा। ये सबक सिर्फ आलम इस्लाम के लिए, इंसानियत के लिए है। इसलिए जोश मली आबादी ने कहा था कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। मुहर्रमुल हराम का ये मुक़द्दस महीना हमें बाहमी रवादारी, अख़ुवत और इत्तेहाद व यगानत का दर्स देता है। आज का दिन इस अमर का मुतकाज़ी है कि हम अपने मसलक पर अमल करते हुए दूसरों के अकायद को मत छेड़ें, क्योंकि दुनिया के किसी भी मज़हब में दीगर अक़वाम के मजहबी अकायद पर तनकीद का दर्स नहीं दिया जाता। मजहबी आज़ादी हर इंसान का पैदाइशी हक़ है, किसी की आज़ादी सलब करना अच्छे अक़वाम का शेवा नहीं होता। इसलिए हमारी इस रोज़ तमाम अहले इस्लाम से दरख्वास्त है कि वो मसलकी इख्तलाफात को पुष्ट डालकर अख़ुवत व मोहब्बत की ऐसी फ़ज़ा पैदा करने में अपना किरदार अदा करें कि अमन की फ़ाख्ताएँ उड़ती नज़र आएँ और पाकिस्तानी उम्मा का जो किरदार है वो दीगर अक़वाम के लिए भी बाइस से तकलीद हो। इसी हवाले से आज हम मज़ीद बात करेंगे। मजहबी स्कॉलर अल्लामा गज़नफ़र रज़ा मशहदी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अल्लामा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जानना आपसे ही चाहेंगे सानिया करबला कब, कैसे और क्यों पेश आया, और वाक़या करबला का जो बुनियादी दर्स है वो हमारे साथ शेयर कीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजा। वाक़या करबला 61 हिजरी को पेश आया है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, चूँकि जिसके लिए रसूलुल्लाह का ये इरशाद गिरामी है कि इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा, मेरा हुसैन हिदायत का चराग है, व सफ़ीनतुन नजा, सिर्फ हिदायत का चराग नहीं बल्कि नजात की कश्ती भी है। और इमाम हुसैन बादशाह का जो खुरूज था मदीना से, सरकार फरमाते हैं खरज तो ले इस्लाह उम्मत जद्दी रसूलुल्लाह, ये जो पैगाम था कि मैं मदीना इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि अपने नाना की उम्मत की इस्लाह कर सकूँ। बात यह है कि उस वक्त ऐसे क्या उमूर दरपेश थे कि जिनकी इस्लाह करनी ज़रूरी थी, और इसलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीना को छोड़ा। और सोचने वाली बात यह है कि जो नजात की कश्ती है मदीने को छोड़ रही है, किस लिए? दीन की बका के लिए, इस्लाह उम्मत जद्दी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाना की उम्मत की इस्लाह। अब जैसे ही सरकार मदीने से निकलते हैं, हक तो ये बनता था कि पूरा मदीना सरकार के साथ चल पड़ता, क्योंकि जहाँ पे नजात की कश्ती चल रही थी हक यही था कि सारे के सारे उसी कश्ती के साथ चलते। और इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और हदीस भी है कि सरकार फरमाते मासलु अहल बैती का सफ़ीनत नूह मर राकिबहा नजा व मन तखल्लफ अन्हा फ़क़द गारिका व हवा, कि मेरी अहले बैत सफ़ीना नूह की तरह है, जो जो इसमें सवार हो गया वही नजात पा गया, और जो पीछे रह गया फ़गारिका व हवा, बकौल रसूल वो हलाक हो गया, वो गुमराह हो गया। अब जब ये नजात की कश्ती चल रही थी बैतुल्लाह की तरफ, 3 मकसद थे। जब बैतुल्लाह में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का काफिला पहुंचता है, 3 मकसद थे कि इमाम हुसैन को
बैतुल्लाह में बुलवाकर इन्हें कत्ल कर दिया जाए। और 3 मकसद, एक ये था कि इन्हें कत्ल कर दिया जाए, बाकायदा एक गिरोह तैयार किया था यजीद ने कि इमाम हुसैन को बैतुल्लाह में शहीद कर दिया जाए और जो गिरोह इनको शहीद करे फिर उन्हें कत्ल कर दिया जाए। और तीसरा उसका मकसद ये था कि इस साल हज ना हो। ठीक है। अब जो नजात की कश्ती थी वो ये सब जानते थे और इसलिए एहराम सरकार ने तोड़ दिए। फरमाया चूँकि बैतुल्लाह वो है, वमन दाखलहु कान आमिना, जो इसमें दाखिल हो गया वो अमन में आ गया। कैसे हालात थे उस वक्त के कि नजात की कश्ती को अल्लाह के घर में अमन नहीं मिल रहा। और दौरान तवाफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जब पता चला, और ये फ़िक़ी मसला है, आप हर मज़हब के उलमा से पूछ सकते हैं कि दौरान तवाफ़ अगर कोई बंदा एक कदम पीछे उठाता है तो उसका तवाफ़ बातिल है, लिहाजा दोबारा से नियत करे, दोबारा से तवाफ़ करे। अब चौथा कदम तवाफ़ का उठाया था और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पता चला कि कुछ कातिलीन मेरे हाजियों के लिबास में आए हुए हैं, तो लिहाजा सरकार ने वो कदम पीछे उठाया और ज़माने को बताया कि इमाम वो होता है जिसका अगला कदम भी हिदायत पर हो और पिछला कदम भी हिदायत पर हो। और ये वो नजात की कश्ती थी कि जिसने अल्लाह के घर की अमनीयत को ख़राब नहीं होने दिया और अल्लाह के दीन के लिए सरकार करबला की तरफ आए। अब जो सबसे बड़ी बात है सोचने वाली वो ये है कि इतनी बड़ी शख्सियत कि जिसके लिए रसूलुल्लाह फरमाते हैं इन्नल हसनैन इमामैन, ये जो मेरे बेटे हसनैन हैं ये दोनों इमाम हैं, कामा औ कादा, बैठे हूं तब भी इमाम, खड़े हूं तब भी इमाम। और इमाम की इक्तदा तो हर पे वाजिब होती है। और दूसरी बात यह है कि जब ये इमाम है तो फिर किसी और इमाम के होने की जरूरत ही नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों इमाम रसूल के नजदीक हैं। अब काफिला बैतुल्लाह से चलता है करबला की तरफ और रास्ते में सरकार सभी को दीन इस्लाम की तबलीग करते करते करबला में, चूँकि कूफियों ने बहुत सारे खतूत लिखे थे कि सरकार आप आएँ आप आएँ। हालांकि चलते हुए मदीने से काफ़ी सारे सहाबा ने कहा था कि सरकार आप ये सफ़र तर्क कर दें, क्यों जाना चाहते हैं। फरमाया कल क़यामत वाले दिन ये कूफी लोग ये ना कहें कि हमने इतने ख़त लिखे थे और हुसैन उस वक्त इमाम थे और वो अल्लाह के दीन की खातिर आए नहीं। फरमाया मैं हुज्जत तमाम करना चाहता हूँ उन लोगों पे भी। तो सरकार पहुँचते हैं, कूफा के करीब पहुँचते हैं और फिर सरकार के लश्कर को करबला की तरफ ले आया जाता है। और इतनी बड़ी कुर्बानी जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दी है। अब जो अरमान वाली बात है वो ये है कि कौन थे वो लोग जिन्होंने नवासा रसूल को कत्ल किया, शहीद किया जी। और ये तो कुरान की वो आयत के मिसदाक हैं इमाम हुसैन के सूरह तौबा की आयत है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्ना युकातिलूना फी सबीलिल्लाह फयक्तुलूना व युक्तलून वअदन अलैहि हक्कन फित तौरात वल इंजील वल कुरान व मन औफा बिअहदिही मिनल्लाह फस्तबशिरू बिबैइकुमुल्लज़ी बायअतुम बिहि व ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। फरमाया अल्लाह ने मोमिनीन की जानों को खरीद लिया है, कुरान कह रहा है। अच्छा, इस्लाम में 84 जंगें हुई हैं, ये वो आयत है जिसका मिसदाक सिर्फ करबला वाले करबला है, बिल्कुल, कि जिन्होंने के अमवाल से पहले अपनी जानों का नजराना पेश किया। कुरान कहता है अब कोई ऐसी जंग है कि जिसमें पहले सारे शहीद हो गए हों फिर उनका अमवाल लूटा गया हो, सिवाय वाक़या करबला के सारे पहले शहीद हुए, फिर अमवाल हम, फिर उन्होंने अपना अमवाल भी अल्लाह के रास्ते में दिया, लूटा गया। और फिर करते क्या हैं, युकातिलून फी सबीलिल्लाह, और अल्लाह के रास्ते में वो क़िताल करते हैं। फयक्तुलून, पहले वो कत्ल करते हैं, वो युक्तलून, और फिर खुद ही कत्ल हो जाते हैं। अब इस्लाम की कोई ऐसी जंग नहीं जिसमें सारे के सारे पहले कत्ल करते रहे हों और फिर खुद कत्ल हो गए हों, नहीं, सिवाय वाक़या करबला के और कोई मिसाल ही नहीं मिलती कि सारे लड़ते रहे अल्लाह के रास्ते में, फिर खुद कत्ल भी हो गए, अमवाल भी लूटा गया। और अल्लाह यही कहता है कि वादन अलैहि हक्कन फित तौरात वल इंजील, और ये हमारा वादा था उन लोगों के साथ, तौरात में भी था, इंजील में भी था। ये वो कौन से लोग थे कि जो इस्लाम लाने से पहले जिनका नाम अल्लाह ने तौरात में भी लिख दिया, इंजील में भी लिख दिया, कुरान में भी लिख दिया,
और अल्लाह फरमाता है वमन औफा बिअहदी मिनल्लाह, अल्लाह से बढ़कर वादे को पूरा करने वाला कौन है? फस्तबशिरू, बस बशारत है उन लोगों के लिए बेबैकुमुल्लज़ी बायअतुम बि, जिन्होंने अल्लाह के साथ बै की, अपनी जानों का नजराना पेश किया और अल्लाह ने उन्हीं को जन्नत का मालिक बना दिया। और अगली अल्लामा साहब, जब कूफियों ने इतने खत लिखे तो फिर इमाम हुसैन का साथ क्यों नहीं दिया? हाँ, यही है कि सिर्फ कूफियों ने साथ नहीं दिया, मदीने वालों ने भी तो साथ नहीं दिया, मक्का वालों ने भी साथ नहीं दिया, और इतने रास्ते में सरकार तबलीग करते करते वहां पे पहुंचे हैं ना। और ये चूंकि हिदायत का चिराग था सभी के लिए, मदीने वालों के लिए। सबसे पहली बात तो ये है कि मदीना सरकार ने क्यों छोड़ा है? मदीना छोड़ा नहीं, मदीना छुड़वाया गया है सरकार से। वलीद का खत आता है यजीद की तरफ से कि तू हाकिम है मदीने का, या हुसैन बैत कर ले या हुसैन सर दे दे। और इमाम हुसैन ने क्या फरमाया? मिसली ला युबायु मिसला, मुझ जैसा उस जैसे की बैत कैसे करे? मैं बतूल का बेटा हूं, मैं रसूल का नवासा हूं, वक्त का इमाम हूं। अब इमाम जो हो उसे किसी की बैत करने की क्या जरूरत थी? अब सवाल तो ये, जिन्होंने बैत का तकाजा किया, क्या वो अहलियत रखते थे हुसैन जैसी शख्सियत से बैत लेने की? इसलिए यानी मदीने वालों ने भी वफा नहीं की, मक्का वालों ने भी वफा नहीं की, कूफियों ने भी वफा नहीं की। अब देखें, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खिलाफ आए 23 रियासतें थीं, जिनमें मदीना के लोग भी थे, जिनमें मक्का के लोग भी थे, और जिनमें और रियासतों के लोग भी थे। आए किस लिए थे? इमाम हुसैन को कत्ल करने के लिए। कूफियों को इतनी तादाद ही नहीं थी, शामी सबसे ज्यादा थे, और शाम का गवर्नर और जो शाम का हाकिम था वो यजीद था, उसने सारी तरफ से मदद ली थी, सिर्फ नवासे रसूल से बैत लेने की। फरमाया बैत तो दे नहीं सकता, मैं बतूल का बेटा हूं, मैं अली जैसे इमाम का बेटा हूं, खुद इमाम हूं, तो मैं किसी के हाथ पे बैत कैसे करूं? और यही बात मौलाना मदूदी ने की थी, बड़ी खूबसूरत बात। उन्होंने कहा जब लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए कहते हैं कि उन्होंने बैत क्यों नहीं की, उन्होंने कहा बात यह है कि जब हुसैन ने बैत नहीं की थी और किसी ने क्यों बैत करनी थी? जब हुसैन बैत नहीं कर रहा तो फिर किसी और का हक भी नहीं बनता था कि वो बैत करे। अब मदीने को देखें, सारे मुसलमान हैं, मदीना रसूल है, और देखें वो घर है हुसैन का, जिसका नाना उसी गलियों में उठा के चलता रहा है हुसैन को, लेकिन मदीने वालों ने भी साथ नहीं है। कूफियों ने जो खत लिखे थे, अब वहाँ पे जो माहौल था वो ये था कि जैसे डर था बड़े कमांडर का, उनके मुसल्लत होने का। अब जब वो कूफा में आता है इब्ने ज़ियाद चंद बंदे लेके, सबसे बड़ा झूठ ही यही बोलता है कि मेरे साथ 4 लाख का लश्कर आया हुआ है 10 किलोमीटर के फासले पे, अगर तुम में से किसी ने बैत ना की तो कत्ल कर दूँ। अब जो इस इंतजार में थे, सरकार मुस्लिम इब्ने अकील पहले बैत लेने के लिए आए हुसैन इब्ने अली के लिए, जब कूफा में पहुंचते और कूफा के हालात क्या है कि इब्ने ज़ियाद आके, लोगों ने ये समझा कि इमाम हुसैन बादशाह आ रहे हैं, और सब ने या लसारत अल हुसैन का नारा बुलंद किया। जैसे ही उसने आके अपना नकाब उल्टा लोगों को बताया कि मुझे यजीद ने भेजा है, 4 लाख का लश्कर मेरे साथ आया हुआ है, और किसी बंदे ने बैत ना की मेरी तो कत्ल करवा दूंगा। अब ये वो खौफ था, चूंकि कूफियों के यहाँ ये था कि जो बड़ी शख्सियत होती थी जी, उनका खौफ उनके दिलों में बैठ जाता था। उन्होंने कहा अगर बैत नहीं करेंगे तो मारे जाएंगे। अब एक खौफ उनका ये भी था। दूसरा, वो खुद बेवफा थे, कूफी लायूफी थे, खुद बेवफा थे कि जब हुसैन जैसी शख्सियत आ गई है तो हक ये बनता था कि सारे के सारे वफा करते, लेकिन नसीब की बात थी, न मदीने वालों का नसीब बना, न मक्के वालों का बना, न कूफा वालों का बना। और आखिरी दिन तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, चूंकि 10वीं की रात को जंग तो हो रही थी, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आज की रात हम तुम्हें मोहलत देते हैं। किस लिए? अम हल्लाकुम लैलतन वाहिदतन लित्तौबा, ताकि तुम में से कोई बंदा तौबा कर ले। अब कुरान की ये अगली आयत कितनी मिसदाक आ रही है कि फरमाया जो अल्लाह के रास्ते में किताल करते हैं, अल्लाह के साथ उनका बायो शराय है, तो अत्ताइबून अल आबिदून अल हामिदून अस्साइहून अर्राकिऊन अस्साजिदून अल आमिरून बिल मारूफ वन्नाहून अनिल मुनकर वल हाफिज़ून लिहुदूदिल्लाह। फरमाया जिनका अल्लाह के साथ मुआहदा है वो हैं कौन? वो लोग हैं जो तौबा करने वाले हैं, अत्ताइब हैं। और तौबा होरने की लश्कर यजीद के साथ था, तौबा करके इमाम हुसैन के साथ आ गया। तो ये सिफत भी असहाब हुसैन में मिली कि वो ताइब भी हैं। आबिद कैसे हैं? देखा है आपने कि इबादत कर रहे हैं, नमाज का वक्त होता है तो जनाब सईद बिन अब्दुल्ला हनफी इमाम हुसैन जैसी शख्सियत से कहते हैं कि मौला आप नमाज पढ़ें,
मैं आपकी हिफाजत के लिए। और पहले ये मसला पूछ रहे हैं कि अगर हिफाजत काबा की नीयत से काबा को पुष्ट हो जाए तो बंदा गुनहगार तो नहीं होता? फरमाया नहीं, अगर हिफाजत की नीयत से हो तो कोई मसला नहीं। फरमाया नमाज का वक्त है, ये लोग तीर अंदाजी करने लगे हैं, आप नमाज पढ़ें, मेरा वादा जब तक मैं जिंदा हूं आप तक तीर नहीं पहुंचेगा। अब ये वो लोग हैं वल हाफिजून अली हुदूदिल्लाह, और सूरह मोमिनून में इरशाद हुआ वल्लदीना हुम फी सलातिहिम युहाफिजून उलाइका हुमुल वारिसून, जो लोग नमाज की हिफाजत करते हैं वही लोग हैं जिनको हमने जन्नत का वारिस बनाया है। अब नमाज की हिफाजत कौन कर रहा है? सारे नमाजी हैं। इमाम हुसैन जैसी शख्सियत नमाज पढ़ रही है तो सईद बिन अब्दुल्लाह हनफी हिफाजत कर। अब कुरान क्या कहता है? आबिद भी हैं, और आबिद ऐसे कि हुसैन जैसी शख्सियत ने सर रखा है सजदे में तो आज तक उठाया भी नहीं। ताइब हैं असहाब हुसैन, आबिद हैं और रोज़ादार भी हैं। अच्छा ये देखें कि ये पिछली सारी जितनी क्वालिटीज़ बता रहा है कुरान कि वो ये हैं, वो ये हैं, वो ये हैं, जितनी जंगें हुई हैं इस्लाम की, किसी एक जंग में बताएं कि सारे के सारे रोज़ादार हों, सिवाय शुहदाए करबला के 3 दिन कुछ खाया पिया नहीं, पानी भी बंद। वही साए हैं, साएहून वही हैं कि रोज़ादार भी हैं, ताइब भी हैं, आबिद भी हैं, राके भी हैं, साजिद भी हैं। शब अशूर पूरी रात अल्लाह की इबादत करते रहे। अब उन्हें पता भी था कि कल हमने मारा जाना है, और इमाम हुसैन ने भी जबर नहीं किया किसी पे। फरमाया जनाब हज़रत अब्बास अलमदार से कि चिरागों को बुझाया जाए अंधेरे में ताकि इज्जत नफ्स किसी की मजरू ना हो। मुझे हुसैन कहते हैं, फरमाया तुम में से कोई बंदा जाना चाहता है चला जाए। बिल्कुल, मैं किसी पे पाबंदी नहीं लगाना चाहता। तो लेकिन फिर कितने यकीन से अब्बास अलमदार को ये कहा गया कि चिराग चला दो, कि वो तो कभी भी नहीं जाएंगे। वो तो ये तो जनाबे हबीब इब्न मज़ाहिर 97 साल का बूढ़ा है, लेकिन जैसे इमाम हुसैन ने ये बात की तो कमर चूंकि खमीदा थी ना, तो यूं बैठा और यूं देखने लगा इमाम हुसैन को, और ये बावर करवाना चाहता था कि इमाम हुसैन को पता चले कि हबीब छोड़ के गया नहीं है। और दूसरे और सहाबी हैं सरकार के हत्ता के जो ये कह रहे थे कि सरकार अगर हमारी जान को 1000 मरतबा मौत आए, फिर जलाया जाए, फिर हमारी खाक को हवा में उड़ाया जाए, फिर भी यब्ना रसूलल्लाह हम आपको छोड़ के जाने वाले नहीं। क्यों? इन्नी अकून मिनल मुक़िनीन, हम तो ईकान वालों में से हैं। ईमान और है, ईकान और है। ये वो यकीन था। तो और ये इमाम हुसैन बादशाह ने किया था कि मैं इजाज़त देना चाहता हूँ, जो जाना चाहता है जाए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अब जिसका नसीब था वो बैठ गया, जिसने आना था हुर बन के वो आ गया, तौबा करके भी आ गया, और कुरान की इस आयत का मिस्दाक भी बन गया कि अत्ताइबून अल आबिदून, और रोज़ादार भी हैं, वल हाफिज़ून अली हुदूदिल्लाह, और अल्लाह के दीन की हिफाजत करने वाले हैं, अल्लाह की हुदूद की हिफाजत करने वाले हैं। और यहाँ पे भी बड़ी प्यारी मिसाल है कि देखें इमाम है ना, अल्लाह भी लोगों के पर्दे रखता है, इमाम ने भी वही काम पर्दा किया, पर्दा रखा सभी का, और चिरागों को बुझाया क्यों? एक हमारे किसी को नदामत ना हो, जी नदामत ना हो। और देखें ये करबला वाले हैं ना, एक शायर का यहाँ पे मुझे एक शेर आ गया है याद, वो कहता है कि मेरे हुसैन ने आशूर के अंधेरे में बुझा दिया था चिरागों को रोशनी के लिए। सुभान अल्लाह। चलें जी अल्लामा साहब, वक्त की हमारे पास कमी है, नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है। अल्लामा गज़नफ़र ज़ामशदी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।